अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। उसका नाम है अनकही मोहब्बत और इसकी राइटर है पाकीज़ा माज। बहुत अच्छा नावल है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट में लाजमी बताया करें कि नावल कैसा है। तो अब इस नावल को शुरू करते हैं। सुजैन मेरी जान उठ जाओ, सुजैन मेरी जान उठो ना, नाश्ता तैयार है, स्कूल के लिए देर हो रही है। मामा बस 2 मिनट, सुजैन ने मिंदी आंखों से जवाब दिया। 2 मिनट 2 मिनट करते आपने 20 मिनट कर दिए हैं। सुजैन मरवा ने लहजे में थोड़ी सख्ती स्मोकर कहा। ओके मामा। सुजैन बंद आंखों से उठकर बैठ गई। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में आओ, मैं आपका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। मरवा बोलती हुई रूम से निकल गई। कुछ ही देर में सुजैन यूनिफॉर्म पहने फ्रेश फ्रेश सी किचन में रखे डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता करने में मसरूफ थी। मामा आज मैं आयजा के लिए भी नगेट्स लेकर जाऊंगी। सुजैन ने दूध का छोटा सा घूंट भरते मरवा को अपनी रात वाली बात एक बार फिर से याद दिलाई। ओके गुड़िया, मरवा ने लंच बॉक्स बंद करते हुए कहा। अभी वह मरवा को कुछ और कहती कि बेल की आवाज़ ने दोनों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। देखा आपने, अंकल आपको लेने आ गए हैं, जल्दी चले। मरवा बैग उठाती सुजैन का माथा चूम कर बाहर की तरफ आई। इसे वैन में बैठाकर वापस अंदर आई थी और सादिया बेगम का नाश्ता बनाकर ट्रे में रखती इनके कमरे की जानिब बढ़ी थी। अम्मी नाश्ता कर ली, इसने तस्वीर पढ़ती सादिया बेगम को देखकर कहा। चलेगी सुजैन स्कूल? उन्होंने ट्रे टेबल पर रखते मरवा को देखकर पूछा। जी चलेगी। ट्रे में से अपना चाय का कप उठाते हुए मरवा ने जवाब दिया। सादिया बेगम ने नाश्ता करते सर हिला दिया। मरवा भी अब टीवी पर लगी तिलावत सुनने में मसरूफ़ हो चुकी थी। बेटा आपने गुलदानों में ताज़ा फूल लगा दिए हैं? सदा बेगम ने कपड़े इस्त्री करती मुलाजमा से पूछा। जी मैंने सारे घर के गुलदानों में ताज़ा फूल लगा दिए हैं। वह सर को जनिश देती बाहर निकली थी। सजाद सजाद, वो बाहर आती हुई मुलाजिम को आवाज़ दे रही थी। जी बीबी जी। सजाद इनके सामने खड़ा पूछ रहा था। आप एंट्रेंस को अच्छी तरह से डेकोरेट कर दें, यहाँ फूल लगाएं। वो सजाद को बताती हुई अंदर की तरफ बढ़ी थी। आज तो राबे बेगम के पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अरे बेगम आप इतनी परेशान ना हो, रुहेल साहब ने सामने आते उनको देखकर मुस्कुराते हुए कह रहे थे। आप जानते तो हैं पूरे 8 साल बाद वो इस घर में वापस आ रहा है और मूडी भी तो बहुत है। आपका बेटा न जाने कब कौन सी बात बुरी लग जाए। रुहेल साहब ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और उनको लेकर कमरे की तरफ बढ़े। सब ठीक होगा, बिला वजह परेशान मत हो, वो इनको समझाते हुए इनके साथ चलती है। वो रूम में बैठी थी कि जोहा इनके कमरे में आई। कैसी लग रही हूँ? वो अपने सामने बेड पर बैठी राबे बेगम से पूछ रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एयरपोर्ट के लिए कब निकलना है? जोहा ने आईने में अपना अक्सर देखते हुए पूछा। हाशिम ने किसी को भी एयरपोर्ट आने से मना किया है। इनका कहना था कि वो ड्राइवर के साथ आ जाएंगे और ड्राइवर इनको लेने के लिए निकल चुका है और अब तक वो आने वाले होंगे। वो लोग, आप एक बार इनका रूम चेक कर लें बेटा, किसी चीज़ की कमी ना रह गई हो। वैसे तो सलमा ने सब देख लिया है, लेकिन आप जानती हैं ना कि अगर कोई कमी रहेगी तो वो मुलाजमीन की शामत बुला लाएंगे। राबे बेगम ने तफसील बताते हुए कहा। आप आराम करें, मैं देख लेती हूँ, कहती हूँ। वो रूम से बाहर निकली थी। मैं तो मुलाजमा हूँ ना इस घर की, कभी ये कर दो कभी वो कर दो, बाहर खड़ी त्योरी चढ़ाए खुद से बोल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वो लॉन से एंट्रेंस की तरफ आते हुए बोल रहा था। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा शहजादा? राबे बेगम इसका माथा चूमती सर में हाथ फेर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। अब वो रोहेल साहब से बलगीर होता इनका हाल हवाला पूछ रहा था। हाय हाशिर, जोहा ने कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हेलो कैसी हो? वो इसके बड़े हाथ को इग्नोर करता पूछ रहा था। अब क्या मुझे यहीं से वापस भेज देंगे? अभी कोई इसकी इस हरकत पर गौर करता कि वो शोखे से कहता। राबिया बेगम को अपने साथ लगाए अंदर की तरफ बढ़ा। रोहिल साहब भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे चले गए। अकड़ू रूड कहीं का, इतने साल बाहर गुजारने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदला, वही पुरानी सोच। वो बाहर खड़ी मुंह बनाती पांव पटकती अंदर की जाने बढ़ी थी। लॉन्च में सब बैठे बातों में मसरूफ थे। अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, राबे बेगम ने हाशिम के चेहरे को देखते हुए कहा। क्या आपका एक बार भी दिल नहीं चाहा अपनी मामा से मिलने का? वो नम आंखों से पूछ रही थी। मामा आप जानती तो हैं, पहले स्टडी फिर जॉब, कितना भी
हो गया था, कितना बिजी हो गया था मैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपको कितना मिस करता था, आपको आइडिया नहीं है। आपकी हेल्थ की वजह से मैं आपको वहाँ अपने पास बुला भी नहीं सका था। लेकिन अब आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, वो लाड से कहता राबे बेगम के हाथ चूम रहा था। और ये हाशिम भाई का तो यहाँ आने का प्रोग्राम था, वो आए क्यों नहीं अभी तक, वो कहता हुआ अबू रहेल साहब से मुखातिब था। हाँ आना तो था, लेकिन कोई इमरजेंसी का काम आ गया इसलिए नहीं आ सका, वो सोचते हुए बता रहे थे। हाशिम और रहेल साहब कई बार हाशिम को लंदन मिलकर आ चुके थे, इसलिए हाशिम की गैर मौजूदगी का किसी ने बुरा नहीं मनाया था। ठीक है, मैं कुछ देर रेस्ट कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, वो उठते हुए कह रहा था। हाँ बेटा आप जाओ रेस्ट करो, हम फिर हम डिनर एक साथ करेंगे। ओके मामा, वो कहता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ा था। मैं छोड़कर आती हूँ, जोहा कहते हुए इसके पीछे चली गई। कैसा लगा अभी वो कमरे में दाखिल हुआ था कि जोहा इसके पीछे आती हुई पूछ रही थी। अच्छा है, इसने इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए कहा। मैंने खास आपके लिए दिन रात लगा कर इसको सेट किया है, वो सफाई से झूठ बोलते कह रही थी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, कोई भी कर देता, घर में इतने मुलाजमीन हैं। इसने उकताकर कहा। अब आप ऐसे तो नहीं कहे, मैंने बहुत मेहनत से इस रूम को सेट किया है, वो उसकी आंखों में देखती बोल रही थी। जी? हाशी ने हैरत से कहा। कैसी लग रही हूँ? इसकी बात पर वो घबराकर बात बदल गई। ठीक लग रही हैं, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला था। बस ठीक। जोहा ने आंखें खोलकर इसको देखा, वो जो सुबह से इसके लिए तैयार हो रही थी, इसके बस ठीक कहने पर जल भुन कर रह गई। मुझे कुछ देर रेस्ट करनी है, आप मुझे कुछ देर रेस्ट करनी है, अपने माथे को दो उंगलियों से मसलता हुआ वो बोला था। ओके, अखड़े लहजे में कहती वो बाहर निकली थी। इसके निकलते ही वो जोर से दरवाज़ा बंद करता, लंबी सांस खारिज करता बेड पर दराज हुआ था। इसकी आंख दरवाजे पर होती दस्तक से खुली तो अंदाजा हुआ कि वो सो चुका था, जबकि इरादा सिर्फ आराम करने का था। इसने उठकर दरवाज़ा खोला तो वो एक बार फिर सामने खड़ी इसको मुस्कुरा कर देख रही थी। खाना लग चुका है, आप काफ़ी देर से सो रहे हैं, मोमानी आपको डाइनिंग टेबल पर बुला रही हैं। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, हाशे वालों में हाथ फेर कर बोलता दरवाज़ा एक बार फिर बंद कर चुका था। बदतमीज। बाहर खड़ी वो दरवाजे अपने मुंह पर बंद होता देखकर बोली थी। वो अपने कमरे में बड़ी थी, वो एक बार फिर अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी। हाशिर, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा यहाँ आने का यही एक मकसद था, वरना मेरा दिमाग ख़राब नहीं था कि मैं तुम्हारे अकेले माँ बाप की खिदमतें करती। खुद को आईने में देखकर बोल रही थी। दुपट्टे को सेट करती वो बाहर निकली थी और सीढ़ियाँ उतरती नीचे डाइनिंग हॉल में आ चुकी थी। कुछ ही देर में वो फ्रेश फ्रेश सा हाल में मौजूद था। मामा कहाँ हैं? वो इसको देखते हुए पूछ रहा था। मैं बुलाकर लाती हूँ। तुमने तो कहा था कि मामा मेरा वेट कर रही हैं। अभी वो जाने के लिए मुड़ी के वो एक बार फिर बोला। मैंने सोचा मैं सबको सरप्राइज़ दूंगी। आपको कैसा लगा? वो टेबल पर रखे मुख्तलिफ खानों की तरफ इशारा करती हुई बोली। वो गुस्से से वहां से बाहर निकला था। कुछ ही देर में राबे बेगम का हाथ थामकर वापस आया। रोहिल साहब इनके पीछे ही थे। अरे जोहा बेटा, आपने अकेले ये सब क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। राबे बेगम ने डाइनिंग टेबल देखते हुए कहा। अकेले कहाँ किया, मुलाजमा ने किया है वो सब, वो आस्ता आवाज में बोला था। इसकी बात बामुश्किल राबे बेगम ने सुनी थी। वो एक शिकायती नजर बेटे पर डालती कुर्सी पर बैठ चुकी थी। कोई बात नहीं ममानी जान, मैंने सोचा आप आराम कर लें। वो इनकी बात का जवाब देती टेबल पर बिरयानी की ट्रे रखती बोली थी। हल्की फुल्की बातों के दरमियान इन लोगों ने अपना डिनर किया। मुलाजमा बर्तन उठा ही रही थी कि जोहा किचन से एक बॉल थामे बाहर आई। सरप्राइज एक अंदाज से बॉल को टेबल पर रखते हुए बोली थी। खीर। राबे बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। जी मोमानी जान, ये खीर मैंने बनाई है, खास तौर पर हाशिर के लिए, बहुत मेहनत से बनाई है। इसके झूठ पर मुलाजमा हैरत से मुंह खोले जोहा को देखने लगी, जो हर काम का क्रेडिट खुद ले जाती थी। मेरे लिए क्यों बनाई? वो खास पर जोर देता पूछ रहा था। क्योंकि आपको तो बचपन से खीर पसंद है, और आज आपका इस घर में इतने लंबे अरसे के बाद डिनर था, तो कुछ मीठा तो बनता है ना। इसकी बात पर आपे बेगम और रहेल साहब मुस्कुराए थे। लेकिन अब मुझे खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं, बचपन ख़त्म, पसंद ख़त्म। वो कहता उठ खड़ा हुआ था। मामा मुझे कुछ काम है, मैं अपने रूम में हूँ, तो प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो जोहा की तरफ देखता बोल रहा था। ओके बेटा, वो इसके शाने पर हाथ फेरती बोली थी। आज सुजैन के कहने पर वो किचन में खड़ी पास्ता बना रही थी। पास्ता हाशिर का फेवरेट था। सोचते हुए वो न जाने क्यों मुस्कुराई थी। इसी ख्याल से वो अपनी सोचों में कहीं बहुत दूर निकल गई थी। सर्दियों की एक सुबह स्कूल में ब्रांच लंच टाइम में वो दोनों ग्राउंड में बैठे थे। हाशिर, आज मैं कुछ लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराती हुई हाशिर को देखती देखती बताने लगी। मेरे लिए? हाशिर अपनी तरफ उंगली से इशारा करते पूछने लगा। यस तुम्हारे लिए। वो लंच बॉक्स इसके सामने करती बोल रही थी।
हाशिर अपना लंच बॉक्स साइड पर रखता कंफ्यूज सा इसका लंच बॉक्स खोलने लगा। पास्ता, वो बेइंतहा खुश होते हुए जोर से बोला था। ये तो मैं ही खाऊंगा, वो मरवा को देखते हुए बोला था। नहीं, हम दोनों खाएंगे ना, वो इल्तजा करती हुई बोली, जैसे जानती हो कि वो इसे बिल्कुल भी नहीं देगा। नहीं, मैंने मैंने क्या कहा ना कि सिर्फ मैं ही खाऊंगा, हाशिर खाना स्टार्ट करते हुए बोला। देखो हाशिर, मुझे भूख लगी है, वो ड्रामा करती रोनी सूरत बनाकर बोली थी। हाँ तो तुम ये सैंडविच खाओ ना, वो अपना लंच बॉक्स इसको थमाकर बोला। मरवा जानती थी कि वो नहीं मानेगा, इसलिए खामोशी से इसका लंच बॉक्स खोलकर मुंह बसूरती सैंडविच खाने लगी। अभी वो अपना पास्ता बॉक्स पर झुका पास्ते के साथ इंसाफ कर रहा था कि आँख की आवाज़ पर सर उठाकर उसने मरवा को देखा, जो अपना सर मसर मसर रही थी और फुटबॉल इसकी गोद में गिरी थी। वो फुटबॉल उठाए उठ खड़ा हुआ था। सॉरी, एक लड़का पास आता ऐसे बोला था और फुटबॉल इसके हाथ से लेने की कोशिश करने लगा, जबकि कुछ फासले पर खड़े लड़के अपना सर मसलती मरवा को देखकर ऊंची आवाज में हंस रहे थे। हाशी ने फुटबॉल पूरी कुव्वत के साथ इन लड़कों में से एक के सर पर मारा था, जो बेतहाशा हंस रहा था और पास से खड़े लड़के को देखकर सॉरी बोलता मरवा को उठने का बोल चुका था। इसकी इस हरकत पर सब लड़कों की मुस्कुराहट सिमटी थी। मम्मा, पास्ता बन गया, सुजैन की आवाज़ पर वो अपने ख्यालात से निकली थी। बस बेटा, बन गया है, आप बाहर वेट करो, यहाँ बहुत गर्मी है। वो प्यार से सुजैन को बाहर भेज चुकी थी। इसको घर आए आज दूसरा दिन था और इस वक्त वो कमरे में खड़ा दीवार पर लगे इस फ्रेम को मुस्कुराकर देखता पुरानी यादों में खोया था। इस फ्रेम में लगे सफ़ेद पेपर पर 3 हाथों के मुख्तलिफ रंगों में प्रिंट से इसके नीचे इन तीनों के नाम लिखे थे। मायदा, हाशिर, मरवा। वो ज़ेरे लब इन नामों को दोहराते मुस्कुराया था। मरवा के नाम पर इसके लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। तभी वो आईने में देखता अपने बालों को सेट करता कार कीज उठाकर बाहर निकला था। कुछ ही देर में इसकी गाड़ी एक गेट के सामने रुकी थी। गाड़ी से उतरकर इसने अभी बेल देनी चाहिए थी कि दरवाजे पर लगे ताले पर इसकी नज़र पड़ी। ये कहाँ गए, कब तक आ जाएंगे? पास से गुजरते लड़के को रोककर हाशिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये तो 3 साल से यहाँ से जा चुके हैं, लड़के ने इसके चेहरे को देखते हुए बताया। कहाँ और क्यों गए? इसने एक ही सांस में हैरत से पूछा। कहाँ का तो नहीं पता, लेकिन जब से इनके बेटे और बहू की एक्सीडेंट में डेथ हुई, इसके बाद से ये लोग जा चुके हैं। इस लड़के ने जाते हुए रुककर बताया। वो वही खड़ा बेध्यानी में इस लड़के को जाता देखकर अपनी सोचों में उलझा था। फिर आस्ता आस्ता चलता गाड़ी तक आया था। इसके दिल ने शिद्दत से मरवा के मिल जाने की दुआ की थी। अभी वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता, इसके मोबाइल पर रिंग हुई। याद आ गई भाई की सलाम दुआ के बाद वो ज़रा शौक लहजे में बोला। मुझे तो फिर आगे इतनी बिजी रूटीन में भी तुम्हें तो अभी भी नहीं आई थी। वो भी इसका भाई था, कैसे खामोश रहता। मैंने लैंडलाइन पे कॉल की थी जनाब, पर्सनल नंबर तो आपका बंद था। भाभी से बात हुई और आयजा से भी, उन्होंने बताया आप बिज़ी हैं। वो डिटेल्स बताता हुआ बोला था। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को, हाशिम ने हार मानते हुए कहा। वो जानता था कि इसका भाई अब हार तो मानने से रहा। जी जी, हुक्म करे, हाशिम ने बेहद अदब से हंसते हुए कहा। काश तुम इतनी ही फरमाबरदारी से मेरी बात भी मान लो। दूसरी तरफ से वो मायूसी से बोला था। ओके, और कोई हुक्म? हाशिम फौरन हामी भरते हुए कहता। हाशिम को हैरान कर गया था। वाकई तुम आ रहे हो इस्लामाबाद? हाशिम अभी भी हैरत से पूछ रहा था। अगर आप कहते हैं तो नहीं आता, हाशिम ने शरारत से कहा। अरे नहीं नहीं, कब तक आओगे? इससे पहले कि वो इनकार करता, हाशिम जल्दी से बोला। इसके अंदाज पर हाशिम का कहका गाड़ी में गूंजा। कुछ देर पहले वाली अफसुदगी कहीं भी नहीं थी। ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू सून कहते हुए हाशिम ने फ़ोन रखा था और अपना फ़ोन डैशबोर्ड पर डालते हाशिम ने गाड़ी चला दी थी। ये देखें, ये वाली डॉल बाबा मेरे लिए लाए थे। वो पूरे रूम में खिलौने बखेरे एक एक करके हाशिम को दिखा रही थी, जो अभी कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद पहुंचा था। हाशिम से अभी तक इसकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन सीरत भाभी इसको बता चुकी थी कि वो लंच पर घर आएंगे। हाशिम बताए बगैर सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ पहुंचा था। अभी वो आयजा के साथ इसके खिलौनों के दरमियान उलझा बैठा था, जो इससे कभी अपने नूडल्स के हेयर स्टाइल्स बनवाती तो कभी छोटे छोटे बर्तनों में चाय के नाम पर इसको पानी पिलाती। चाचू, कैसी बनी है चाय? आयजा डॉल अपने हाथों में लिए हाशिर से पूछ रही थी। बहुत अच्छी, वो पानी का घूंट भरते हुए बोला। वो खुशी से अभी अपनी डॉल्स के ड्रेसेस अपने चाचू को दिखाती कि हाशिम के सलाम की आवाज़ पर बाहर की तरफ भागी। बाबा, वो कहती इससे लिपटी थी। आपको पता है चाचू आए हैं? वो जोश और खुशी से अभी बोल ही रही थी कि वालेकुम सलाम। कमरे से आते हाशिर भी सलाम का जवाब देते हुए अपने भाई के गले लगा था। एक दूसरे को गले लगाए वो कुछ देर यूं ही खामोशी से खड़े रहे। मामा बाबा कैसे हैं? अलग होते हुए हाशिम ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हाँ आजा, खाना लग चुका है। अभी वो कुछ और बोलता कि सीरत ने वहां आते हुए दोनों को खाने के लिए बुलाया। चलो हाशिर इसका हाथ थाम कर आगे बढ़ा।
आयज़ा भी इनके आगे अंदर की तरफ भागी थी। खाने की टेबल पर बैठे वो सभी खाना खाते बातों में मसरूफ़ थे। इन लोगों ने बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया था। वो अब मरवा के मामले में अपने भाई से बात करना चाहता था। इसकी कोशिश के बावजूद वो इसे कहीं नहीं मिली थी। मिलती भी कैसे, वो लोग तो शायद अपना शहर तक बदल चुके थे। वो मॉल में शॉपिंग करके बस वापस जाने वाली थी कि चलते-चलते सुज़ैन के बुलाने पर इसकी तरफ मतवज्जो हुई। अभी वो सुज़ैन की बात सुनती कि सामने से आती चट्टानी वजूद से बुरी तरह टकराई थी और हाथों में मौजूद सारे शॉपिंग बैग ज़मीन बोस हुए थे। चकरा कर सर पर हाथ रखते उसने सामने खड़े शख्स को देखा था। अभी वो गुस्से में कुछ बोलती कि सामने खड़े शख्स को देखकर इसका दिल तेज़ी से धड़का था। आई एम सो सॉरी, अपने सामने खड़ी लड़की को देखता बोला था और झुककर शॉपिंग बैग को उठाए थे। मरवा भी ज़मीन पर बैठी थी और अपने कांपते हाथों से शॉपिंग बैग उठाने लगी। इसके हाथों की लर्जिश हाशिए से छुपी न रह सकी थी। अगेन आई एम सॉरी, शॉपिंग बैग मरवा को थमाता हुआ एक बार शर्मिंदा लहजे में बोला। सुजैन का हाथ थामे वो तेजी से वहां से निकली थी। वो कंधे चाहता दोनों हाथ फिजा में बुलंद करता मुड़कर इस लड़की को जाता हैरत से देख रहा था। थैंक्स ही कह देती, वह सर झड़क कर खुद से कहता आगे बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम, मरवा ने घर में दाखिल होते सलाम किया था। वालेकुम सलाम दादो, सादिया बेगम के जवाब देते ही सुजैन भागकर अपने दादो के गले लगी थी। आगे मेरी गुड़िया, सादिया बेगम ने प्यार से सुजैन के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जी दादो, लेकिन मैं मामा के साथ शॉपिंग में जाकर बहुत बोर हुई। मरवा शॉपिंग बैग रखती सुजैन को देखकर सर दाएं बाएं हिलाती बाहर निकल गई थी। दादो पार्क चलें, सुजैन ने लाड से सादी बेगम से कहा। ओके चलो। सुजैन के इससे इस प्यारे प्यारे अंदाज पर वो मुस्कुराए हुए इसके दोनों गाल बारी बारी चूम कर बोली थी। मैं मामा को बता कर आई। वो अंदर की तरफ भागी थी और कुछ ही देर में वो दोनों पार्क के लिए रवाना हुए थे। मरवा इस वक्त ले बेड पर लेटी अपनी ही सोचों में गुम थी। हाशिर, क्या तुम वाकई मुझे भूल चुकी हो? मोहब्बत ना सही मगर बचपन की दोस्ती तो थी। मैं तुम्हारी क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती थी कि तुम मुझे याद रखते हो? रोते हुए खुद से बोली थी। तुम क्या याद रखते मुझे? तुम तो मुझे अपने सामने देखकर पहचान भी ना सके। इतने खोए हो अपनी ज़िंदगी में। वो सिसकियाँ लेती अपने आंसू हाथ की बू से साफ करती खुद कलामी में मसरूफ़ थी। तुम ये मत समझना कि कभी भी कि मुझे तुमसे गिला है, नहीं हाशी, मुझे मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है और ना शिकवा। वो ख्यालों में इससे ऐसे मुखातिब थी जैसे वो शख्स इसके रूबरू मौजूद हो। लेकिन जो भी हो, ऐसे कैसे तुम अपने बचपन की दोस्त को भूल के? क्या तुम्हें मैं कभी भी याद नहीं आती? वो एक बार फिर फुट फुट कर रोती अपने चेहरा हाथों में छुपा गई थी। तुम जहाँ भी हो हमेशा खुश रहो। कुछ लम्हे यूं ही सोचने के बाद वो नम लहजे में बोली थी। आज तैयबा इसके घर आई तो वो उदास सी बेड पर नींद दराज थी। क्या हुआ, तुम तो आज शॉपिंग पर गई थी, कुछ पसंद नहीं आया क्या? जो इतनी उदास हो, उसकी बात सुनकर भी मरवा ने कोई जवाब न दिया। नाराज हो, वो उसका हाथ पकड़कर पूछ रही थी। नहीं। मरवा एक लफ्ज़ जवाब देकर फिर अपने ख्यालों में खोई थी। मरवा, तुम जानती तो हो कि मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना था, वरना मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर ज़रूर जाती। वो एक बार फिर इसकी नाराज़गी दूर करते हुए बोली थी। तैयबा इनके साथ वाले घर में रहती थी और जब से वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, मरवा से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, वो कहती उठकर बैठ गई थी। तो फिर क्या हुआ? वो इसका चेहरा देखती एक बार फिर पूछने लगी थी। आज मैंने इसको देखा, वो खोए से अंदाज में बोली थी। किसको देखा? ओह अच्छा, हाशिर को देखा। वो खुद ही सवाल करती खुद ही जवाब दे रही थी। इसके शौक अंदाज पर मरवा इसके चेहरे पर नज़र डालकर हटा गई थी। अच्छा ना बताओ कैसे हैं जीजू? वो फिर शौकी हुई तो मरवा ने इसका हाथ का मुक्का बना के इसके कंधे पर मारा था। आह, तैयबा नाटक करती बिलकने लगी थी। अच्छा सॉरी, बताओ क्या हुआ? वो अब सीरियस अंदाज में मरवा से पूछ रही थी। मरवा ने इसको मॉल में होने वाले सारे सीन के बारे में बताया। व्हाट यू मीन कि वो तुम्हें पहचाना नहीं? और अगर वो नहीं पहचाना तो तुमने भी तो इसको नहीं बताया? तैयबा का मुंह हैरत से इसकी बात सुनकर खुला था। मुझे क्यों पहचानेगा अब वो? और मैं इसको क्यों बताती? वो तो अब मायदा के साथ खुश है, तो मैं क्यों इन लोगों के दरमियान आऊँ? वो अफसुदगी से कहती बेडशीट पर बने डिज़ाइन पर उंगली फेर कर बोली थी। कौन मायदा? और क्या वो शादी कर चुका है और वो मॉल में इस लड़की के साथ आया था? तैयबा ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। छोड़ो ना, आओ तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। वो बेड से उठती हुई बोली तो तैयबा इसका हाथ थाम कर वापस बेड पर बैठा चुकी थी। अब बताओ, अब वो एक बार फिर से मरवा से पूछ रही थी। नहीं, मॉल में तो वो अकेला आया था और हाँ, ज़ाहिर सी बात है शादी कर चुका होगा। और मायदा कौन है? ये लंबी बात है, वो कहकर खामोश हुई थी। मेरे पास पूरा टाइम है, तुम मुझे बताओ कि ये मायदा कौन है और ये कैसे और कब आई तुम लोगों के दरमियान? जबकि तुमने बताया था कि तुम्हारी और हाशे की दोस्ती को पूरा स्कूल जानता था। तैयबा आंखों में बेशुमार सवालात लिए मरवा को देखने लगी। मायदा हमारे क्लास में आने वाली एक न्यू एडमिशन लड़की थी। वो बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन इसका कोई दोस्त नहीं था। वो हर वक्त किताबों में खोई रहती थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद
में घर जा चुकी थी, लेकिन हाशे की वैन इसे लेने अभी तक नहीं आई थी। वो मेन गेट के पास गर्मी में इंतज़ार करता थक चुका था। जब इसे इंतज़ार हुआ, प्यास का एहसास हुआ, तो उसे याद आया कि वो अपनी वाटर बॉटल तो शायद क्लास में भूल गया है। वो अपनी बॉटल लेने के लिए जैसे ही क्लास की तरफ बढ़ा, तो उससे एक बंद क्लास के अंदर से प्लीज़ हेल्प मी और ओपन द डोर की आवाज़ आने लगी। आवाज़ किसी लड़की की थी। हाशे ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो मायदा सामने खड़ी रो रही थी। हाशे भी इसे यूं बंद देखकर हैरान हुआ था। हाशे के दरवाज़ा खोलते ही वो बाहर की जानिब भागी थी और स्टाफ रूम में दाखिल हो गई। इसने स्टाफ रूम में जाकर मिस अस्मा को सारी बात बताई कि किस तरह वो अपनी बहन को ना पाकर इसकी क्लास में गई और दो सीनियर लड़के भी इसके पीछे क्लास में दाखिल हुए थे और इसे फ्रेंडशिप करने का कहने लगे। मायदा को इन लड़कों से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, इसलिए वो ये कहते हुए वो लड़कों से दोस्ती नहीं करती, बाहर की तरफ बढ़ने लगी कि इनमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर मायदा को बाजू से पकड़ा था और वो लोग ज़बरदस्ती इसको दोस्ती के लिए मनाने लगे। क्लास खाली होने की वजह से मरवा ने डर कर चीखना शुरू किया और इस लड़के से अपना बाजू छुड़वाने के लिए इसे थप्पड़ मार दिया। इसके चीखने चलाने से लड़के भी डर चुके थे। तो मैं बाद में देखूंगा। इस लड़के के मुंह पर मायदा ने थप्पड़ मारा था। वो मायदा को धिक्का देता ज़मीन पर गिरा गिरा कर बोला और बाहर निकला। दरवाज़ा बाहर से बंद कर चुका था। इस वाक़े के बाद मायदा 3 दिन तक स्कूल नहीं आई थी और हाशे अगले ही दिन सारी बात मरवा को बता चुका था। जब मायदा 3 दिन के बाद स्कूल वापस आई तो मरवा और हाशे ने इसे हाल पूछना चाहा तो मायदा रोते हुए हाशे का बेहद शुक्रिया अदा करने लगी। इसके बाद से हम तीनों एक ही ग्रुप में रहने लगे। हाशे जो हर वक्त अपनी असाइनमेंट ना बनने पर मेरे पास आता था, अब असाइनमेंट ना बनने पर मायदा के हर बार मायदा के और हाशे की असाइनमेंट बनाने लगी और हाशे की खुशी का कोई ठिकाना न रहता। वो आखिरी बात पर चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट तारी करके बोली थी, तुम्हें पता है हाशे को पास्ता इतना पसंद था कि मैं जब भी कभी लंच बॉक्स में अपने लिए पास्ता लेकर जाती तो वो हमेशा मेरा पास्ता हजम कर जाता। वो पास्ता हमेशा से मामा ही बनाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे पास्ता बनाना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुकिंग की थी और कुक किया भी तो क्या पास्ता। वो हंसकर इसे बताती अपनी आंखों के भीगे किनारे भी साफ कर रही थी। और जब मैं वो पास्ता सिर्फ हाशे के लिए लेकर गई और इसे बताया बताया तो इसने ये कहकर मेरा पास्ता खाने से इनकार कर दिया कि वो हमेशा मेरा पास्ता खा जाता है। वो आज वो अपना पास्ता खा ले क्योंकि आज मायदा इसके लिए पास्ता बनवा कर लाई है। बताते हुए एक आंसू मरवा की आंख से बहकर इसकी गोद में गिरा था। और तुम्हें पता है हाशिर और मायदा ने एग्जाम्स के बाद एक साल लंदन में जाकर अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने का प्लान भी बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता हाशिर की दोस्ती मुझसे ज़्यादा मायदा से होने लगी और मुझसे मेरा इकलौता दोस्त और मेरी मोहब्बत छिन गई। वो कहकर खामोश हो गई थी। इसको इस्लामाबाद आए एक हफ्ता गुजर चुका था। इसने मरवा को ढूंढने के लिए अपने भाई की भी मदद ली थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। इस वक्त वो बेड पर लेटा ही नहीं सोचो में गुम था कि मोबाइल पर रिंगिंग स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए थी। सलाम का जवाब देता हाशिम बोला था, जी भाई बताएं ना। हाशिम फ़ोन कान को लगाए बोल रहा था, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है तो आज प्लीज़ ऑफ टाइम में तो मायजा को स्कूल से पिक कर लोगे। वो हाशिम से पूछ रहा था, अरे भाई इसमें फेवर की क्या बात है, आप परेशान ना हो, मैं कर लूँगा। हाशिम बेड से उठते हुए बोला था, थैंक्स बडी। हाशिम ने आजाना लहजे में कहा, नो नीड ब्रो, अल्लाह हाफिज़। वो कहते हुए फ़ोन रख चुका था। कपड़े लेता वो फ्रेश होने वॉशरूम में घुसा था। कुछ ही देर में वो फ्रेश सा बाहर निकला और आईने के सामने खड़ा अपने बाल संवारता, खुद पर परफ्यूम छिड़क दिया था। आईने में अपना अक्स देखते वो कहीं खोया था। वो खूबसूरत आंखें उठती झुकती, बल्कि इसको किसी और की याद दिला गई थी। वो लर्जते हाथ, ना जाने वो लड़की इसको देखकर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही थी। वो होश की दुनिया में आता सोच रहा था, फिर अपने ख्यालात को झटक कर कार कीज उठाता बाहर निकला था। चाचू, वो जोर से चलाई थी, वो देखो सुजैन, मेरे चाचू मुझे लेने आए हैं, चलो मैं तुम्हें इनसे मिलाती हूँ। वो दोनों चलती हाशे के पास आई थी। चाचू, वो कहती इसके पास आई थी। वो इसका बैग इसके कंधे से उतार कर पकड़ चुका था। चाचू, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सुजैन, और सुजैन ये मेरे हाशे चाचू हैं। हाय सुजैन, हाउ आर यू। वो प्यार से कहता सुजैन के गालों को टच करता पूछ रहा था, सुजैन। अभी वो कुछ बोलती कि अपने नाम की पुकार सुनकर इसने गर्दन मोड़कर देखा। मरवा इसको देखती इसकी तरफ आ रही थी। मामा, ये मेरी फ्रेंड है आयज़ा, और ये आयज़ा के हाशी चाचू हैं। आयज़ा एंड चाचू, ये मेरी मामा है सुजैन। मरवा की तरफ से हाथ से इशारा करती बोली थी।
हाशिर का नाम सुनकर मरवा का दिल एकदम से तेजी से धड़का था। वो एक नज़र इसको देखकर आंखें झुका गई थी। हाशिर इसको पहचान चुका था। ये यकीनन वही लड़की थी जो मॉल में इससे टकराई थी। इसकी झिझक वो महसूस कर चुका था, लेकिन वो वजह नहीं जानता था वो क्यों इससे कतरा रही है। वैसे आपको मेरा चाचू बोलना बुरा तो नहीं लगा? अभी मरवा कुछ बोलती कि सुजैन हाशिर को देखती हुई पूछ रही थी। इसकी बात पर हाशिर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी, जो मरवा का दिल एक बार फिर से धड़का गई थी। नहीं प्रिंसेस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतनी प्यारी सी गुड़िया का चाचू बनकर वो उसको देखता मुस्कुराते हुए बोल रहा था, जबकि इसकी नज़रें मरवा की तरफ थी, जो ना जाने क्यों उसकी तरफ देखने से इज्तनाब कर रही थी। आपको पता है चाचू, मामा भी मुझे गुड़ी प्यार से गुड़िया बोलती हैं। चले सुजैन। अभी हाशिर सुजैन की बातों का जवाब देता कि मरवा ने इसका हाथ पकड़ते हुए बोली, जी मामा। वो सुदगी से बोली थी, हाथ के इशारे से इन लोगों को बाय बाय करती हुए अपनी मामा का हाथ थामे इनके पीछे चली थी। हाशिर और आयजा भी इनको बाय बोलते गाड़ी की तरफ बढ़े थे। मामा, आज मैं इतनी खुश हूं ना कि आप मुझे लेने आई स्कूल से। घर में दाखिल होते ही सुजैन मरवा को देखती हुई बता रही थी, आप डेली मुझे कहती थी कि मेरी किसी फ्रेंड को इसके बाबा लेने आते हैं, किसी को मामा लेने आती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ड्राइवर अंकल लेने आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी गुड़िया को सरप्राइज़ देती हूँ। थैंक यू मामा, आई एम वेरी हैप्पी। सुजैन बोलती हुई इसके गले लगी थी। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए लंच लगाती हूँ। वो सुजैन को कपड़े पकड़ाती बोली थी। कुछ ही देर में वो खाना टेबल पर लगा चुकी थी। सादी बेगम भी खाने की मेज़ पर मौजूद थे। खाना खाने के दौरान सुजैन अपने नए हाशिर चाचू और आयजा की सारी स्टोरी अपनी दादी को सुना चुकी थी। मामा, मुझे सोना है। सुजैन खाना खा चुकी थी तो अब इस पर नींद का गलबा तारी हो रहा था। वो अपनी आंखें दोनों हाथों से मसलती बोली थी, चलो। मरवा इसीलिए रूम की तरफ मुड़ी थी। जब तक मरवा सुजैन के पास ना लेटती, क्या मजाल थी कि सुजैन को नींद आ जाती। अभी इनको बेड पर लेटे 5 मिनट ही गुजरे थे कि सुजैन नींद की वादियों में खो गई और मरवा माजी की यादों में खो गई। माजी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हाशिर ने जैसे ही जमात में कदम रखा, सारी क्लास से एक आवाज़ में बोली थी। कुछ बच्चे हाथों में कार्ड लिए और कुछ चॉकलेट लिए खड़े थे। सबसे पहले मरवा आगे बढ़ी थी। हैप्पी बर्थडे डियर बेस्ट फ्रेंड। वो चॉकलेट और एक बहुत खूबसूरत कार्ड जो मरवा ने खुद बनाए थे इसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली थी, थैंक्स। वो मुस्कुराते हुए बोला। इसी तरह चंद और बच्चे आगे बढ़े थे और अपने हाथों में थामे कार्ड्स और चॉकलेट हाशिर की तरफ बढ़ाते इसे विश कर रहे थे। वैसे आप सबको किसने बताया कि आज मेरी बर्थडे है? वो सबको थैंक्स करने के बाद पूछ रहा था। सब ने पास खड़ी मरवा की तरफ हाथ से इशारा किया था। मरवा फखरी अंदाज में शौकी से दोनों हाथ कंधों तक फिजा में बुलंद करती कंधे चाह गई थी। बिल्कुल पागल हो तुम, वो अपना सर दाएं बाएं हिलाकर बोला था। ठीक इसी वक्त मिस नाला क्लास में एंटर हुई थी और सब बच्चे भागकर अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे थे। अभी कुछ देर पहले ही वो सुजैन को पढ़ाकर फ्री हुई थी और अब आईने के सामने खड़ी ड्रायर की मदद से अपने गीले बाल खुशक कर रही थी। जब सुजैन दौड़ती हुई इसके कमरे में आई थी, मामा, दादू ने कहा है कि आज आप मुझे पार्क लेकर जाएंगी। अभी मरवा इसके साथ जाने से मना करती कि सादे बेगम की आवाज़ पर वो रूम से बाहर निकली थी। सुजैन भी भागने वाले अंदाज में इसके पीछे बाहर निकली थी। मरवा, मेरे घुटने में वो दर्द है, आज तुम सुजैन को पार्क ले जाओ, जिद कर रही है। चले ना मामा, सुजैन जिद्दी लहजे में मरवा का हाथ पकड़कर बोलती। मरवा दिली तौर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन अम्मी की दरख्वास्त और सुजैन की जिद पर मान की थी। वो खुद पर एक बड़ी चादर डाले चेहरे को मां से ढांपती सुजैन को लिए बाहर निकली थी। बाहर निकलते ही सुजैन अपनी साइकिल पर बैठ चुकी थी। सुजैन, तुम साइकिल तो घर में भी चला सकती हो मेरी जान, मरवा आजी से बोली थी। प्लीज़ ना मामा। मरवा इसकी बात मानते हुए खामोशी से आगे बढ़ी थी। वो दोनों घर के करीब टाउन में बने पार्क में एंटर हुए तो सामने ही आयजा साइकिल पर बैठी हाथ हिलाती सुजैन को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी। वो इसको आवाज़ देती साइकिल चलाकर अब इन लोगों की तरफ ही आ रही थी और इसके पीछे आस्था कदमों से चलता हाशिर भी इसी की तरफ आता दिखाई दे रहा था। आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी दोस्त भी आ रही है? मरवा ने गर्दन मोड़कर सुजैन को पूछा। मामा, मैंने दादो को बताया था, सुजैन बोलती हुई अपनी तरफ आती आयजा की तरफ बढ़ी थी। वो चारों ही अब बच्चों के लिए बने प्ले ग्राउंड में आ चुके थे। मरवा ग्राउंड में बने सीमेंट के बेंच पर बैठ चुकी थी। हाशिर इन दोनों की रेस लगवा रहा था। आयजा का घर भी पार्क के करीब ही था। वो दोनों पहले ही भी अक्सर पार्क आया करती थी और आज वो दोनों स्कूल में रेस लगाने की प्लानिंग करके आई थी। इनको साइकिल चलाते देख के वो माजी की किसी याद में खोई थी। हाय, वो पीछे से भागकर आता कॉरिडोर में चलती मरवा के पास रुककर बोला था, हेलो। मरवा ने कहा, मुझे एक फेवर चाहिए थी तुमसे। मरवा ने अजीब सा बोला था, क्या फेवर चाहिए? वो मरवा ने चेहरा हाशिर की तरफ मोड़कर पूछा, तुम जानती हो ना, कल मैं बहुत बिजी था तो मैं अपनी इंग्लिश की असाइनमेंट नहीं बना सका। प्लीज़ तुम मेरी असाइनमेंट बना दो।
वो मिन्नत करते हुए कह रहा था, ओके सोचूंगी। वो अपने चेहरे पर आए बालों को उंगली पर घुमाते हुए एहसान करने वाले अंदाज में बोली थी, सोचने का वक्त नहीं है ना मरवा। और ऊंची आवाज़ लेकिन इल्तिजाई लहजे में बोल रहा था, ओके लेकिन एक शर्त पर। वो कुछ सोचते हुए बोली थी। डन वो इसकी शर्त सुने बगैर बोला था, अरे पहले सुन तो लो। नहीं मुझे मंजूर है। हाशिर को इस वक्त सिर्फ अपनी असाइनमेंट की फिक्र थी। चलते चलते वो लोग अब क्लासरूम में आ चुके थे। ये लो तुम्हारी असाइनमेंट। वो अपने बैग से असाइनमेंट निकाल कर इसको थमाती हुई बोली थी। वो सवाल नजरों से इसी को देख रहा था। मैं जानती थी कि तुम्हें असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने तुम्हारी असाइनमेंट भी बना ली थी, लेकिन अब अपनी शर्त से पीछे ना हटना। वो इसको अपनी शर्त याद करवाती हुई बोली थी। वैसे बाय द वे तुम्हारी शर्त क्या थी? असाइनमेंट की टेंशन ख़त्म हुई तो इसका ध्यान शर्त की तरफ भी गया था, जिसको पूरा करने का वादा वो कर चुका था। तो शर्त ये है कि तुम मुझे साइकिल चलाना सिखाओगे। वो हाथों को निचाकर बोली थी। वट। हाशिर का तो हैरत से ही मुंह खुल गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो जितना भी इसको सिखाने की कोशिश कर ले, वो बस 1 मिनट में ही साइकिल के साथ साथ खुद को भी गिरा लेगी, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। यस, वो गर्दन कड़ाकर बोली थी। नो वे प्लीज़। वो चेहरे पर अफसुदगी तारी किए बोला था। यस यस, वो इसको घूरती बोली थी। आखिर वो इसकी बात मान गया था, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। एक्सक्यूज़ मी। अपने पास से आती आवाज़ पर इसके ख्यालों का तसलसल टूटा था। इसने गर्दन मोड़कर देखा तो वो इसके पास खड़ा इसी से मुखातिब था। इतने अरसे बाद इसका खुद को मुखातिब किए जाने पर मरवा का दिल धड़का था। सॉरी। वो अपनी सोचों में इसकी बात सुन ही ना पाई थी, इसलिए सवाली नज़रों से इसे देखने लगी। आप कुछ लेंगी? वो पार्क में लगे स्टॉल्स की तरफ इशारा करते से पूछ रहा था। नो थैंक्स। वो मुस्कुराकर कहती नज़रें फेर गई थी। वो खुद भी कहाँ इस लड़की से सामना करना चाहता था, जिसकी आंखें हमेशा इसे बेचैन कर देती थीं। और आज तो मरवा ने अपने चेहरे को मास्क से ढांप रखा था, जिसकी वजह से इसकी आंखें हाशिर को मजीद बेचैनी में मुब्तला कर रही थी। मरवा के इनकार पर वह सर को हल्की सी जनिश देता स्टॉल्स की तरफ बढ़ा था। मरवा की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। क्या वाकई अपनी बचपन की दोस्त को पहचान ना सका था? क्या वो अपनी ज़िंदगी में मायदा के साथ इतना खुश और मुतमिन था कि इसको कोई और याद ही नहीं था? वो अपनी सोचों में गुम इसी को देख रही थी, जो आइसक्रीम लेने सुजन और आयजा की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो इन लोगों की तरफ बढ़ी थी। जो सुजन चलो सुजन बेटा घर चलते हैं। सुजैन बेटा घर चलते हैं, शाम होने वाली है, दादो हमारा वेट कर रही होंगी। ओके मामा। सुजैन अपनी साइकिल उठाती हाशिर और आयजा को बाय करती मरवा के साथ बाहर बढ़ी थी। राबे बेगम इन सबको बताए बगैर आज इस्लामाबाद आई थी। इस वक्त वो सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। वो सभी बहुत खुश थे। बहुत लंबे अरसे बाद वो सब इकट्ठे हुए थे। वो सब लोग इधर उधर की बातें करने में मसरूफ थे। मामा अब हमें हाशिर की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। सीरत भाभी एक नज़र हाशिर को देखकर शरारत से कहती हुई चाय का कप लबों से लगा गई थी। अरे सीरत, तुमने तो मेरे मुंह की बात कह दी। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। अपनी इस देवर से पूछो कितने साल लंदन में रहकर कोई लड़की पसंद की कि नहीं। वो अपनी बहू से कहती पास बैठे हाशिर को देखती बोल रही थी। हाँ भाई बताओ, हाशिर कोई लड़की पसंद है तो अपनी भाभी को बताओ, मैं तुम्हारी शादी इसी से करवाऊंगी। वो जोर से कहती कप टेबल पर रखती हुई बोली थी, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। अरे यार, हम लोगों को तो तुमसे बहुत उम्मीदें थी कि तुम कोई लड़की ढूंढ चुकी होगी। अब हाशिम ने भी इन लोगों की बात में हिस्सा लेते हाशिर की टांग खींची थी। वो इन सब की बातें सुनता मुस्कुरा रहा था। तो फिर कोई ऐसी लड़की तो ज़रूर होगी जो मेरे बेटे को पसंद करती होगी, राबे बेगम ने पूछा। इन सब की बातों पर इसके ख्याल के पर्दे में अपने बचपन की वो शरारती सी दोस्त का मासूम सा चेहरा लहराया था, जो बेगर्ज इसकी कितनी परवाह करती थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। वो भी गई अब तो, कहते हुए राबिया बेगम की बात का जवाब देकर हाशिम ने कहका लगाया था और शरारत से अपने सामने बैठे हाशिर को देखा था। हाशिर जानता था कि इसका इशारा मायदा की तरफ है। सीरत और राबिया बेगम ने ना समझे से इन लोगों की तरफ देखा था। आर यू श्योर हाशिर भाई, आपको कोई भी लड़की पसंद नहीं? सीरत ने जैसे एक और चांस दिया हो। यस श्योर, कहते हुए हाशिम ने अपनी तरफ से बात ख़त्म की थी। तो फिर हम कोई लड़की ढूंढ लेते हैं आपके लिए। क्यों मामा? सीरत ने कहते हुए राबे बेगम की तरफ देखा। वैसे एक लड़की तो है मेरी नज़र में। राबे बेगम ने कहते हुए सबको देखा। कौन मामा? सीरत ने एक्साइटमेंट से पूछा था। जोहा, कहते हुए उन्होंने हाशिर की तरफ देखा। अभी वो कुछ बोलती कि हाशिर करंट खाकर अपनी चेयर से उठा था। नो मामा प्लीज़, वो कहते हुए परेशानी से बालों में हाथ फेर रहा था। सीरत भाभी राबे बेगम हैरत से इसको देख रही थी। क्यों बेटा, क्या मसला है? जोहा में वो हाशिर को देखती हुई पूछ रही थी। मसला वो खुद है मामा। मैं जोहा के लिए तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। वो कहता हुआ वहाँ से चला गया था। ना कोई लड़की पसंद है और ना ही जोहा से शादी करना चाहता है। आखिर चाहता क्या है ये लड़का? राबे बेगम हाशिम की तरफ देखते हुए कह रही थी। आप परेशान ना हो मामा, मैं बात करूंगा। वो राबे बेगम से कह रहा था। गुड़िया आपकी दोस्त बहुत क्यूट है। वैसे हाशिर को वो छोटी सी बच्ची बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो हमेशा हर जगह अपनी मम्मा के साथ ही क्यों जाती है? हाशिर आयदा से पूछ रहा था।
क्योंकि सुजैन के बाबा अल्लाह ताला के पास हैं ना, इसलिए वो समझदारी से हाशिर को बता रही थी। और इसीलिए कभी कभी सुजैन बहुत उदास हो जाती है, लेकिन इसकी मामा तो हमेशा ही सैड रहती हैं। आयज़ा और भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन वो अपनी सोचों में कहीं खो सा गया था, इसलिए हमेशा इस लड़की की आंखें इसके दिल में बेचैनी पैदा कर देती। इस लड़की की उम्र कोई ज़्यादा तो नहीं थी, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा रोग, वो सोचते हुए अजीब कैफियत का शिकार हो गया था। वो टीवी लॉन्च में सोफे पर नीम दराज उदासी से कार्टून देख रही थी। राबे बेगम इसकी उदासी महसूस करती इसके पास आ बैठी। क्या हुआ है मेरी आयज़ा को आज कल उदास उदास क्यों क्यों है? वो इनकी बात पर सीधी होकर बैठी थी। क्या हुआ मेरी आयज़ा को आजकल उदास क्यों है? वो इनकी बात पर सीधी होकर बैठी थी। दादो, मेरी कोई बहना भी नहीं है और मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, और आपको पता है वो भी थ्री डिनर से 3 डेज से स्कूल नहीं आई। वो उदासी से कहती इनके साथ लिपट कर बोली, क्यों नहीं आई आपकी फ्रेंड? वो इसका ध्यान भटकाते हुए पूछ रही थी। पता नहीं, लेकिन मैम ने बताया था कि इसकी तबीयत ख़राब है। हाशिर भी वहाँ आ चुका था। ये हमारी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? वो एक नज़र आयज़ा को देखते राबे बेगम की तरफ देखता पूछ रहा था। राबे बेगम आयज़ा को साथ लगाए सारी बात हाशिर को बताने लगी थी। ओह, तो ये बात है, तो आप अपनी फ्रेंड के घर जाकर इसको मिल लो। हाशिर की बात सुनकर वो खुशी से खिल गई थी। राबे बेगम ने इसकी खुश होते चेहरे को देखकर चूमा था, जो अभी कुछ देर पहले उदासी से मुरझाया हुआ था। लेकिन दादो और चाचू, आप भी मेरे साथ चलेंगे? वो इन दोनों को कहती हुई बोली थी। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको और दादो को वहाँ छोड़कर आ जाऊँगा। मैं अपनी डॉल को भी लेकर जाऊंगी। कहते हुए आयज़ा खुशी से अंदर की तरफ भागी थी। इसको खुश देखकर हाशिर और राबे बेगम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए थे। अस्सलाम वालेकुम। राबे बेगम को देखकर वो शॉक्ड हुई थी। वालेकुम सलाम। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली थी, आए अंदर। इन लोगों को वो ड्राइंग रूम में लेकर आई थी। आंटी सुजैन कहाँ है? आयज़ा इसको देखते हुए पूछ रही थी। आप लोग बैठे, मैं बुलाकर लाती हूँ। सादे बेगम और सुजैन को बताती हुई वो ड्राइंग रूम में भेज चुकी थी। जैसे ही सादे बेगम ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, इनकी हैरत और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और यही हाल राबे बेगम का था। वो भी सोफे से उठती सादे बेगम के गले लगी थी। पास ही इन लोगों से अनजान सुजैन और आयज़ा एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ थी, इतनी अपनी ही दुनिया में मगन थी। ड्राइंग रूम से बाहर खड़ी मरवा अपने लब दांतों में दबाए अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुन रही थी। वो जानती थी कि वो लोग एक दूसरे को पहचान गई हैं, क्योंकि मरवा और हाशि की वजह से वो दोनों कई बार स्कूल पीटीएम में मिल चुकी थी। मरवा कैसी है? राबे बेगम बैठते हुए पूछ रही थी। बिल्कुल ठीक है, अब यहीं खड़ी थी मरवा। उन्होंने आवाज़ दी थी। इनकी आवाज़ सुनकर वो अंदर आई थी और राबे बेगम के पास बैठी थी। राबे बेगम ने प्यार से इसे बैठे बैठे ही गले लगाया था। मुझे तो लगा था कि सुजैन की मामा हैं ये, मैंने तो पहचाना ही नहीं था, इतनी छोटी थी जब देखा था। सुजैन और आयज़ा ड्राइंग रूम से जा चुकी थी। यकीनन आयज़ा इसको अपने खिलौने दिखाने के लिए गई थी। और आप बताएं, हाशिर बेटा कैसा है? शादी कर दी? सादे बेगम ने राबे बेगम से पूछा था। नहीं, अभी नहीं, बस अब बहुत जल्द कर दूंगी। इसकी बात सुनकर जहां मरवा बेहद हैरत का शिकार हुई थी, वहीं इसका दिल बेहद तेज़ी से धड़कने लगा था। इसने जल्दी से उठकर चाय का टेबल सेट करती हुई मुलाजमा का साथ दिया था, रूम से निकल गई थी। आपकी बहू और मेहराब कहीं नजर नहीं आ रहा? राबे बेगम के पूछने पर सादे बेगम का चेहरा बेइंतहा आंसुओं से तर हुआ था। इन दोनों का तो कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी, इसलिए तो सुजैन मरवा को मामा कहती हैं। इनकी बातें सुनकर राबे बेगम की आंखों में नमी हुई थी। इस वक्त वो दोनों चहकती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। दादो, आपकी भी फ्रेंडशिप होगी? सुजैन की दादो से आयज़ा राबे बेगम से लिपटी हुई बोली थी। आपको पता है, मैं और सुजैन की दादो तो पहले से ही दोस्त थी, और आपके चाचू हाशिर और मरवा आंटी भी बचपन के दोस्त हैं। वो भी आपकी और आयज़ा की तरह क्लास फेलोज थे। रेली? इनकी बात सुनकर सुजैन और आयज़ा बेतहाशा खुश हुई थी। आंखें पूरी तरह से खोले एक दूसरे को देखती गले लगा रही थी। इनकी खुशी पर राबे और सादिया बेगम दोनों ही मुस्कुराती इन लोगों को देख रही थी। अंदर दाखिल होती मरवा भी राबे बेगम की बातें सुन चुकी थी। सुजैन और आयज़ा की खुशी भी इनसे छुपी न रह सकी थी। अस्सलाम वालेकुम। राबी बेगम को देखकर वो शॉक्ड हुई थी। वालेकुम सलाम। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली थी, आए आए अंदर। इन लोगों को वो ड्राइंग रूम में लेकर आई थी। आंटी सुजैन कहाँ है? आयज़ा इसको देखते हुए पूछ रही थी। आप लोग बैठे, मैं बुलाकर लाती हूँ। ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। हाशिर इन लोगों को छोड़कर जा चुका था, लेकिन इन लोगों को लेने ड्राइवर आया था। आयज़ा अपनी दोस्त से मिलकर बहुत खुश थी, और इससे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई थी कि जहाँ दोनों के दादू भी फ्रेंड्स थी और आंटी और चाचू भी फ्रेंड्स थे। वाह, गुड़िया तो बहुत खुश है अपनी फ्रेंड से मिलकर। वो अभी घर में दाखिल हुई थी कि लॉन्च में बैठा हाशिर आयज़ा को देखकर बोला था, चाचू आज तो मैं आपकी और दादू की दोस्त से भी मिली हूँ।
मेरी दोस्त तो वो हैरत से पूछ रहा था। जी, दादो ने बताया कि मरवा आंटी जो सुजैन की मामा है वो आपकी बचपन की दोस्त हैं। आप दोनों क्लास फेलोज थे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? दादो लॉन्च में एंटर होती राबे बेगम को भी अपनी बात में शामिल करते हुए बोली थी, जिन्होंने इनकी पूरी बात तो नहीं सुनी थी, लेकिन वो जानती थी कि वो हाशिर को यकीनन सादिया और मरवा के मुतालिक बता रही है। हाँ, मेरी बेटी ठीक कह रही है, राबे बेगम ने जवाब दिया। क्या वाकई में अम्मी आप मरवा से मिली हैं? वो हैरत से पूछ रहा था। हाँ बेटा, वो तो बिल्कुल बदल चुकी है, मैंने तो इसको पहचाना ही नहीं। ये मरवा है, वो तो सादिया ने बताया तो मैं हैरान हुई। ये वही मरवा है? इन लोगों की बात सुनकर हाशिर को यकीन ही आया था। राबे बेगम इसको और महराब और इसकी बीवी के बारे में भी बता रही थी, लेकिन इसके बारे में वो तब ही जान गया था जब वो इनके घर मरवा को ढूंढता हुआ गया था, लेकिन इसका ध्यान इनकी बातों की बजाय अपनी सोचों पर था। वो हैरत और परेशानी में वहां से उठकर जा चुका था। वो इस वक्त टेरेस पर खड़ा बेहद परेशान था। वो इसकी बचपन की दोस्त थी, हमेशा हंसती खेलती शरारतें करती, और अब क्या से क्या हो गई थी इसकी ज़िंदगी। इसलिए हमेशा इसकी आंखों आ, इसकी ज़िंदगी इसलिए हमेशा इसकी आंखें इससे शिकवा करती महसूस होती थी। वो कितना बेवकूफ़ था कि अपने बचपन की दोस्त को पहचान ना सका। कितना बुरा लगा होगा इसको, मेरा इसको ना पहचाना। बालों में हाथ फेरता मुसलसल के बारे में सोच रहा था। कितनी तकलीफ हो रही थी इस वक्त इसे ये जानकर कि सुजैन की मामा ही इसकी वो बचपन की दोस्त है जिसे वो ढूंढ रहा था। अपना इतना इतना अपनी दोस्ती की शादी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी जितना इसके को ये बात डिस्टर्ब कर रही थी कि सुजैन के पापा की डेथ हो चुकी, यानी कि इतनी छोटी सी उम्र में इसके दोस्त से इसका शोहर छीन चुका था और वो अकेली अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। ये सोचे इसे बहुत ही परेशान कर रही थी। पहले भाई भाभी का गम और फिर शोहर की जुदाई, कितना कुछ झेल रही थी। कुछ सोचते हुए एक फैसला करता रूम में आया था। अतवार की सुबह उठकर अतवार की सुबह 8 बजे ही उठ चुका था। वो रात को ही आयजा को बता चुका था सुबह वो इसको नाश्ता बाहर करवाएगा। आयजा को स्कूल जाने की आदत थी, इसलिए वो भी जल्दी उठ चुकी थी। वो शावर लेकर बाहर निकला था। इसने इस वक्त सफ़ेद शर्ट स्काई ब्लू पैंट के साथ पहनी थी और साथ वाइट शूज़ पहने आईने के सामने खड़ा, एक हाथ में ड्रायर दूसरे में ब्रश लेने वो अपने बालों को महारत से सेट कर रहा था। बालों को सेट करके इसने खुद पर परफ्यूम का छिड़काव किया था। आज वो ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी कर रहा था, और वजह वो भी नहीं जानता था। इसका दिल भले ही अपनी दोस्त के लिए उदास था, लेकिन इससे इतने अरसे बाद मिलने की खुशी हर गम पर भारी हो रही थी। चाचू हम कब जाएंगे? वो आईने में अपना अक्स देखते पीछे मुड़ने ही वाला था कि अपने पीछे से आयजा की आवाज़ आई थी, जो ब्लू कलर के फ्रॉक में बाल खुले हेयर बैंड लगाए बिल्कुल गुड़िया ही लग रही थी। चलो गुड़िया, आई एम रेडी। मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन चाचू कैसे लग रहे हैं? वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता आयजा से पूछ रहा था। बहुत हैंडसम लग रहे हैं चाचू आप भी। इसकी बात पर हाशिर का कहका लगा था। वो इसका हाथ थामे इसे अपने साथ लिए रूम से बाहर निकला था। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर फ्रंट सीट पर आयजा को बैठाता गाड़ी गैराज से निकाल चुका था। आयजा आप अपनी फ्रेंड के बगैर ही नाश्ता करने जाओगी? अपनी दोस्त को भी लेकर जाना चाहिए था आपको, वो आयजा को समझाते हुए बोला था। चाचू लेकिन इसकी मामा तो इसको कभी भी स्कूल ट्रिप में भी नहीं भेजती, तो वो हमारे साथ कैसे जा सकती है? आयजा ने अफसरदगी से बताया था। वैसे मेरे पास एक प्लान है जिस पर अमल करके हम सुजैन को अपने साथ ले जा सकते हैं, वो गाड़ी ड्राइव करता बोला था। रेली चाचू क्या प्लान है? वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुड़ते हुए पूछ रही थी। प्लान ये है कि हम सुजैन की मामा को भी अपने साथ ले जाते हैं, वो चुटकी बजाकर बोला था। वाह, फिर कितना मज़ा आएगा ना चाचू, और सुजैन की मामा तो आपकी भी दोस्त हैं, वो मान भी जाएंगी। इसकी बात सुनकर आयजा अपनी जगह से खुशी से उछलती हुई बोली थी। ओके डन। वो अपने हाथ का मुक्का बनाकर इसके सामने करता बोला था। डन। बदले में आयजा भी हाथ का छोटा सा मुक्का बनाकर इसके मुक्के के साथ टच करती एक्साइटमेंट से बोली थी वैसे चाचू हम दादो को भी ले आते, वो सुजैन की दादो को भी मना लेती हमारे साथ जाने के लिए, वो समझदारी से बोलती। हाशिर की तरफ देख रही थी। नेक्स्ट टाइम गुड़िया। इसकी बात सुनकर अपना हाथ माथे पर मारते हुए बोला था। फिर तो और भी मज़ा आएगा। वो बोलती हुई सीधी होकर बैठ गई थी। बातों ही बातों में वो गाड़ी मरवा के घर की तरफ मोड़ चुका था। कुछ ही देर में गाड़ी इनके घर के सामने रुकी थी। वो दोनों गाड़ी से उतरे थे। बैल देने पर भागती हुई सुजैन ने आकर दरवाज़ा खोला था। इसके पीछे मरवा भी चलती हुई आ रही थी। कैसी है गुड़िया की तबीयत? अब वो सुजैन से इसकी तबीयत का पूछते हुए इसके गोरे गालों पर प्यार करता पूछ रहा था। ठीक हूँ चाचू, अंदर आ जाए ना, वो कहती हुई अब आयजा की तरफ बढ़ी थी, जबकि वो अंदर दाखिल होता मरवा की तरफ बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी कहाँ है? मैं इनसे मिलने आया था। इसकी बात पर जहाँ मरवा के धड़कते दिल को उदास कर गई थी, वो इसका ये कहने पर कि वो आंटी से मिलने आया है, मरवा को पतंगे लग गए थे। इसकी बातों से साफ जाहिर था कि वो जान चुका है कि मरवा इसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन इसके बावजूद इससे मुखातिब नहीं हुआ था। वालेकुम सलाम, अंदर है अम्मी?
वो चबा कर कहती हुई गुस्से से पैर पटकती अंदर बढ़ी थी। इसका गुस्सा हाशिए से छुपा नहीं रह सका था। इतने दिन तक वो इसको पहचान कर इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज जब वो इसे इग्नोर कर गया था तो वो बुरा मान गई थी। अपने लबों पर आती मुस्कुराहट को रोकता हुआ इसके पीछे अंदर की जानिब बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम। लॉन में सामने ही सोफे पर बैठी सादी बेगम को देखकर बोला था। इसके पीछे आती आयशा को देखकर वो पहचान गई थी कि वो हाशिर है। वालेकुम सलाम। अपने करीब आते ही हाशिर को देखकर उन्होंने मोहब्बत से कहा था, कैसी हैं आप? वो उनके सामने सर झुकाते पूछ रहा था। बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बैठो ना बेटा। वो इसके शाने पर हाथ फेरती माथा चूमकर बोली थी। और आप बताओ बेटा, कैसे हो? वो इसको अपने सामने सोफे पर बैठा देखकर पूछ रही थी। इसको देखते ही अपने बेटे की याद में इनकी आंखों में नम हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप रोने क्यों लगी? वो एकदम घबरा कर पूछ रहा था। कुछ नहीं बेटा, बस आपको देखकर मुझे अपने मेहराब की याद आ गई। जी आंटी, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब पता चला, लेकिन मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। वो कहता इनका हाथ थाम कर अकीदत से चूमता बोला था। इसी वक्त चाय लिए मरवा लॉन्च में दाखिल हुई थी। सादी बेगम ने एक बार फिर मोहब्बत से हाशे के चेहरे पर हाथ फेरा था। चाय पियो बेटा, वो कहती हुई मरवा की तरफ इशारा करती बोली थी, जो चाय का ट्रे लिए इसी के पास खड़ी थी। चाय का कप उठाते हुए इन दोनों की नज़र टकराई थी। इन लोगों को देखकर कौन कह सकता था कि वो लोग बचपन के दोस्त थे। इन लोगों में वक़्त की वजह से इतनी झिझक, इतना फ़ासला आ चुका था। हम बाहर नाश्ते पर जा रहे थे और आयशा ने ज़िद की कि वो सुज़ैन को भी लेकर जाएंगी। और रात को जब से आपकी और अम्मी की मुलाकात का पता चला था तो मैं भी आपसे मिलना चाहता था। वो चाय का घूंट भरते अपने आने की वजह बता रहा था। हाँ तो बेटा, आप अब आ गए हो तो नाश्ता हमारे साथ करके जाना। वो उसको मुस्कुराते हुए कह रही थी। आंटी इंशाल्लाह फिर कभी, मैंने आज से वादा किया था कि आज इसको बाहर नाश्ता करवाऊंगा। जब हम घर से निकल रहे थे तो जिद करने लगी कि मैं अपनी दोस्त को भी साथ लेकर जाऊंगी। आंटी अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सुजैन को अपने साथ ले जाएं प्लीज़। वो इजाज़त तलब नज़रों से देखता हुआ बोला था। मैं मामा को भी साथ लेकर जाऊंगी। अपना नाम सुनकर बातों में मसरूफ़ सुजैन बोली थी। आंटी आप भी हमारे साथ चले ना? हाशि सादी बेगम से कहने लगा। नहीं बेटा, मैंने अभी नाश्ता किया, आप लोग जाएं। सादी बेगम ने शफकत से कहा था। हाँ मरवा बेटा, तुम भी इनके साथ चली जाओ। सादी बेगम ने सुजैन की बात पर घूर कर कहते हुए कहा, अम्मी मेरा मूड नहीं है और मैं क्या करूंगी इनके साथ जाकर? मरवा ने बेजारी से कहा था। मामा प्लीज़ चले ना, बहुत मज़ा आएगा। सुजैन इसके पास आती इसका हाथ थाम कर बोल रही थी। जी आंटी चले ना। आयशा इसके पास आती बोल रही थी और वो इन लोगों को देखती सोच रही थी कि इसको कैसे मना करे। तभी एक बार फिर सादे बेगम के सराह पर वो हाँ में सर हला कर वहाँ से चली गई। इसके हाँ करने पर सुजैन और आयशा की खुशी से जम किया था, जबकि हाशे के दिल में लड्डू फूट चुके थे। मामा मुझे भी तैयार कर दे, सुजैन ने मरवा का हाथ थाम कर हलाती हुई बोली थी। मरवा सर हिलाकर रूम की तरफ बढ़ी थी। सुजैन भी भागकर एक्साइटमेंट में अब मरवा के पीछे चलेगी। कुछ ही देर में वो दोनों रूम से बाहर आई तो सुजैन पर्पल फ्रॉक और मरवा वाइट फ्रॉक पहने हुए थी। वो दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक नज़र मरवा पर डालता वो बाहर की तरफ बढ़ा था। इसके गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही सुजैन और आयशा भागकर गाड़ी की बैक सीट पर संभाल चुकी थी। हाशिर भी आकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि मरवा अभी सुजैन के साथ बैठने लगी थी कि हाशि ने पीछे गर्दन मोड़ ली। दिस इज़ नॉट फेयर। गुड़िया दोस्त के आते ही आप चाचू को भूल कर पीछे बैठ गई। अब चाचू बोर हो जाएंगे। वो एक नज़र मरवा को देखकर बोला। आंटी आप चाचू के साथ बैठ जाए ना। आजा ने समझदारी से मसले का हल किया था। हाँ मामा, आप भी अपने दोस्त के साथ बैठ जाएं। इन दोनों की बातें सुनकर मरवा हैरत से कभी इनको और कभी हाशि को देखती। फिर ना चाहते हुए वो हाशि के साथ फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। इसके बैठते ही हाशि गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि सुजैन और आयशा अपनी बातों में इतनी मसरूफ थी कि इन्हें किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं था। गाड़ी अप टाउन से निकलकर खाली खाली सड़कों पर दौड़ रही थी। सुबह का वक्त और इतवार का दिन होने की वजह से ज़्यादा गाड़ियां सड़कों पर मौजूद नहीं थी। कैसी हो? गाड़ी से बाहर देखती मरवा से हाशि ने पूछा था। ठीक। वो इसकी तरफ देखती हुई बोल एक लफ्जी जवाब देकर फिर से गाड़ी के बाहर दौड़ते मनाजिर को देखने लगी। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? वो मरवा की तरफ एक नज़र देकर बोला था। कैसे हैं? मरवा ने मरवत में पूछा। बहुत हसीन। वो शौकी से जवाब देता। गाड़ी की स्पीड तेज कर चुका था, बिल्कुल नहीं बदला था वो। दिल में सोचती इसकी तरफ देख रही थी। नाराज़ हो वो इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर बोली थी। नहीं, मैं आपसे भला क्यों नाराज़ होने लगी? वो कहते एक बार फिर बाहर तेज़ी से गुजरते मंजर देखने लगी। लेकिन मैं नाराज़ हूँ, वो कहकर खामोश हुआ तो मरवा ने कोई जवाब ना दिया। पूछोगी नहीं क्यों? वो एक बार फिर से मुखातिब करने लगा तो मरवा ने एहसान करने वाले अंदाज में वजह पूछी। तो मुझे पहचान गई थी तो बताया क्यों नहीं? वो शिकवा करते से कह रहा था। जब आप खुद ही पहचान नहीं सके तो मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपने लहजे में शिकवा छुपाकर बोली थी। मरवा मैं जानता हूँ
कि मेरा ना पहचाना तुम्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम बहुत बदल चुकी हो। स्कूल लाइफ में तुम्हारा वो लापरवाह सा लड़कों वाला हुलिया था, जिसे अब तुम एक खूबसूरत मशरकी लड़के की हुलिये में ढाल चुकी हो। और वैसे भी मैंने सोचा था कि जब भी कभी तुम मुझे मिलोगी, बिल्कुल पहले की तरह मिलोगी, मुझसे हज़ारों बातें करोगी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें कभी ऐसे देखूंगा। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम्हें पहचानता। वो वजाहत देकर बोला तो इसकी बातों पर वो तल्खी से मुस्कुराने लगी। मरवा, तुम हर लिहाज से बदल चुकी हो। ना तुम्हारी वो पहली सी बातें हैं, ना शरारतें। तुम्हें यूं खामोशी का लबादा ओढ़े देखकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। वो इसको अफसुदा लहजे में बता रहा था, जबकि सुजैन और आयजा अब भी अपनी ना ख़त्म होने वाली कहानियों में मसरूफ़ थी। कुछ ही देर में वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। इस वक्त वो नाश्ते का ऑर्डर दिए हल्की फुल्की बातों के साथ नाश्ते का इंतज़ार भी कर रहे थे। हाशिर कोई बात मरवा से करता तो वो इसकी बात का जवाब देकर खामोश हो जाती, जबकि अब वो सुजैन और आयजा के साथ बातों में मशगूल था। जब वेटर नाश्ता इनकी टेबल पर लगाने लगा, वो सब नाश्ता लगने के बाद नाश्ते में मसरूफ़ थे। जब हाशिर का ध्यान कप से चाय के कप में चम्मच चलाती मरवा पर गया था। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? वो मरवा के सामने रखी खाली प्लेट को देखकर पूछ रहा था। मुझे भूख नहीं है, वो कहती। सर झुका गई। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया और तुम मुझसे नाराज़ भी नहीं हो तो प्लीज़ कुछ थोड़ा सा खा लो, वो इसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला था। जब किसकी बातों को सुनकर मरवा ना चाहते हुए भी कि इसके लब ना चाहते हुए भी कप लबों से लगा गई थी। बच्चों, पार्क चलना है? हाशिर सुजैन और आयजा को देखता पूछ रहा था। यस, उन दोनों ने जोर से गर्दन ऊपर नीचे हिलाते हुए कहा था, लेकिन जैसे इसकी नज़र सामने बैठी मरवा पर गई तो इसकी खुशी मानद पड़ गई थी। वो उंगली और हाथ के इशारे से सुजैन को मना कर रही थी। प्लीज़ मामा मान जाए ना, सुजैन ने रोने वाले लहजे में कहा था। आंटी मान जाए ना, आयजा ने भी चेहरे पर उदासी तारी करते हुए कहा था। हाँ मरवा, बच्चों की खुशी के लिए मान जाओ। हाशिर ने भी सिफारिश की तो वो हम कहकर इन तीनों को देखती सर हिलाने लगी थी। वो जानती थी कि सुजैन को हाशिर के साथ बाहर जाना, बातें करना खुश कर देता है। इसकी खुशी के लिए वो मान चुकी थी, वरना इस शख्स के साथ वो हरगिज़ वक़्त गुजारना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इसके साथ वक़्त गुजारे और इसके जज्बात और एहसासात को जान जाए। 10 मिनट की ड्राइव पर वो लोग पार्क में पहुंच चुके थे और इस वक्त वो पार्क में सीमेंट से बनी एक बेंच पर बैठी इन तीनों को फुटबॉल खेलते देख रही थी। पार्क में ज़्यादा रश नहीं था, बहुत कम लोग इस वक्त पार्क में मौजूद थे। कुछ ही देर में हाशिश को अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो इसके पास आकर इसके साथ बेंच पर बैठ चुका था। मैं जब पाकिस्तान आया तो तुम लोगों के घर गया था, वहाँ से मुझे पता चला तुम लोग वहाँ से शिफ्ट कर चुके हो। उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बोल रहा था। हाँ, मेहराब भाई की डेथ के बाद हमने वो घर छोड़ दिया था, वो गर्दन मोड़कर कह रही थी। बहुत तो अफसोस हुआ मुझे मेहराब भाई की डेथ का सुनकर, वो अब भी इसका चेहरा देखते हुए बोला था। हाँ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक इतनी जल्दी मेहराब भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे। वो सुदगी से कहती दूर कुछ ही फासले पर खेलती सुजैन को देख रही थी। अल्लाह ताला की मर्जी के आगे इंसान बेबस है, तुम सब्र करो, वो उसे तसल्ली देता बोल रहा था। वैसे तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ था? आयजा ने बताया था कि सुजैन के बाबा की डेथ हो चुकी है। वो इसके चेहरे की उतार चढ़ाव को देखता पूछ रहा था। वो हैरत से आंखें खोले से देख रही थी। यानी वो सुजैन को सच में इसकी बेटी समझ रहा था। वो इसका चेहरा देखती पूछ रही थी। छोड़ो ये बातें, मायदा कैसी है? वो बामुश्किल चेहरे पर खुशी सजाए पूछ रही थी। ठीक है, आजकल अपने शोहर के साथ कनाडा गई हुई है और तुम्हें पता है इसका एक बेटा भी है, इतना क्यूट है ना। वो भी बिल्कुल सुजैन की तरह, वो मोहब्बत से कहता इसे बता रहा था। शौहर बेटा? वो एक बार फिर हैरत से देखती पूछ रही थी। हाँ, शौहर और बेटा, लेकिन तुम क्यों इतनी हैरान हो गई? वो इसे यूं हैरत में मुबतला देखकर पूछने लगा। मायदा की शादी तो तुमसे नहीं होनी थी? कन्फ्यूज सी होकर हाशिर से पूछने लगी। वट, मेरी और मायदा की शादी? तुमसे किसने कहा? वो कहकर लगातार से देखकर पूछ रहा था। जब तुम लोग लंदन में थे और मैंने तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हारे नंबर पर तुम्हें विश करने के लिए कॉल की थी, तो मायदा ने कॉल अटेंड की और मुझे बताया कि इसने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की और वो तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर विश भी करने वाली है। वो इसको डिटेल बता रही थी। हाँ, इसने मुझे प्रपोज़ किया था, लेकिन मैंने इसे बताया कि अभी मेरा फोकस स्टडी पर है और मेरे दिल में इससे लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर कुछ दिन बाद इसने मुझे अपने कज़न से मिलवाया और साथ बताया कि बहुत जल्द वो लोग शादी करने वाले हैं और फिर कुछ ही माह में इन दोनों की शादी भी होगी। वो इसे सारी बात बताकर इसके एक्सप्रेशंस देखने लगा। वैसे मैं अब समझा तुमने इसलिए जेलस होकर मुझे ब्लॉक कर दिया और अपना नंबर भी चेंज कर लिया था। वो शरारत से कहता इसकी तरफ देख रहा था। जी नहीं, वो मुंह बसूर कर गर्दन मोड़ चुकी थी। वो इसका हाथ थाम कर इसका चेहरा अपनी तरफ कर चुका था। मरवा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। वो इसकी आंखों में देखते बोल रहा था। मैं खुश हूँ, और इससे हाथ छुड़वाकर बोली थी। अच्छा? वो दोनों बाजू फोल्ड करता से पूछ रहा था। जब भी
वो ज़ोर देकर बोली थी। तभी हाशिर बेंच से उठता इसके पास से नीचे बैठ चुका था। मरवा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, विल यू प्लीज़ मैरी मी। वो एक बार फिर मरवा को हैरत में डाल चुका था। देखो मरवा, सुजैन को भी एक बाप की ज़रूरत है और तुम्हें एक शोहर की जो तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारी मुश्किलों को दूर करे। ये दुनिया बहुत जालिम है मरवा, यहाँ एक अकेली औरत का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। वो न जाने अभी क्या 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 कह रहा था कि मरवा उठ खड़ी हुई। मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत वक्त हो चुका है और अम्मी भी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। वो कहती गाड़ी की जाने बढ़ी थी। हाशिर भी सुजैन और आयजा को लिए बाहर की जाने बढ़ा था। वैसे मैं सारे रास्ते इन दोनों में वापसी पर सारे रास्ते इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। सोच लो फिर मेरी बात का जवाब देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगा। इसके घर आगे रोकता वो इसके हाथ से मोबाइल लेकर इसमें अपना नंबर सेव करता बोला था। वो खामोशी से उतर कर मोबाइल इसके हाथ से लेती सुजैन का हाथ थाम कर अंदर बढ़ी थी। इस वक्त वो इन इस वक्त वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। रात को मरवा ने गम, गुस्से और अजियत की कैफियत में इसको मिलने के लिए मैसेज किया था। वो इस वक्त वो मरवा के सामने बैठा था। मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, वो बेहद संजीदगी से कह रही थी। हाँ कहो, वो इसके संजीदा तासुरात देखता बोला। सुजैन मेरी बेटी नहीं है, वो एक सांस में कहती इसके सर पर बम फोड़ चुकी थी। क्या कह रही हो? वो हैरत से इसके चेहरे को देखते पूछ रहा था। हाँ, वो मेहराब भाई की बेटी है। इसने मुझे जब मामा कहना शुरू किया तो हमने कभी इसे मना नहीं किया, क्योंकि वो अपने बाप के साथ एक्सीडेंट में अपनी माँ को भी खो चुकी थी। वो खुद पर जब्त किए बोल रही थी। तुमने ये बात बताने के लिए अगर मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे पहले इसका तुम्हारी बेटी होने से फ़र्क पड़ा था और ना अब तुम्हारी भतीजी होने से। वो इसका चेहरा देखते कह रहा था। इसकी बात पर वो तल्खी से मुस्कुराकर सर झटक गई। अब क्या वजह है मुझसे शादी करने की? पहले तो मुझ पर तरस खाकर हमदर्दी में मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन अब क्या वजह है? वो इसका दिल दुखाती बोल रही थी। तुम क्या लावारिस हो, बेसहारा हो, या अपाहज हो जो मैं तुम पर तरस खाऊंगा या तुमसे हमदर्दी करूंगा? इसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो सख्त लहजे में बोला था। हाँ तो क्यों शादी करना चाहते हो मुझसे? वो ज़रा सा आगे की तरफ झुककर दोनों हाथ टेबल पर टकाकर बोली थी। मरवा, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। जब तुम्हें ढूंढता हुआ मैं तुम्हारे तुम्हारे घर गया और तुम मुझे नहीं मिली तो मेरा दिल बुझ सा गया। जब मुझे पता चला कि सुजैन की मामा मेरी बचपन की दोस्त है, तब तक मैं समझता था कि तुम्हारे शौहर की डेथ हो चुकी। तब मेरे दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि काश सुजैन की मामा मेरी बचपन की दोस्त मरवा ना हो। तुम्हें जब भी उदास देखता तो मेरा दिल तड़प जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मिलकर मैं इतने अरसे बाद दोबारा जिंदा हो गया हूँ। मरवा, क्या इस सब के बाद भी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए? वो बेहद नरमी से कहता मरवा का हाथ थाम गया था। मुझे घर जाना है, वो इससे हाथ छुड़ा कर बोली थी। फिर मैं हाँ समझू, वो शौकी से कहता इसका चेहरा देख रहा था। नहीं, खड़ी होती बोली थी। प्लीज़ मरवा, वो इल्तिजाई लहजे में बोला था। आप अम्मी से बात कर लें। वो शर्म से चेहरा मोड़कर बाहर की जाने बढ़ी थी। वो बालों में हाथ फेरता इसके पीछे बाहर की जाने बढ़ा था। आज राबे बेगम अपनी पूरी फैमिली के साथ सादे बेगम के घर आई थी। सिवाय हाशिम के सभी मौजूद थे। इसे किसी ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए वो नहीं आ सका था। इस वक्त सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे बातों में मसरूफ़ थे। वो चाय बनाती सबको कप थमा रही थी। जब वो एक कप हाथ में लिए हाशिर की तरफ कप बढ़ा रही थी तो वो कप के साथ साथ इसका हाथ भी शरार से पकड़ चुका था। मरवा ने घबरा कर चौ नज़रों से सबको देखा तो कोई भी इनकी जानी मतवज्जो नहीं था। मरवा ने घूर कर इसे हाथ छुड़ाया था। वो हाथ छुड़वा कर राबे बेगम के पास जा बैठी थी। तभी राबे बेगम इसका हाथ पकड़ चुकी थी। सादिया, आज हम लोग तुमसे अपनी बेटी मांगने आए हैं। तुम मरवा को मेरे हाशिर की दुल्हन बना दो। राबे बेगम ने सादी बेगम से कहते हुए प्यार से मरवा के सर पर हाथ फेरा था। मरवा शर्म से दोहरी होती सर पूरी तरह झुका चुकी थी। सादिया भाभी, हम आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। इसको अपनी बेटी और अपने घर की मलका बनाकर रखेंगे। जिस तरह सीरत बेटी हमारे घर में खुश है, बिल्कुल वैसे ही मरवा को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जी आंटी, जी आंटी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अंकल आंटी ये घर के किसी फर्ज से कोई मसला नहीं है और मरवा भी बहुत खुश रहेगी। आप देख लीजिएगा। वैसे भी हाशिर मरवा से बहुत मोहब्बत करता है। वो कहती हुई आखिर में हाशिर को देखने लगी थी। इनकी आखिरी बात पर सुनकर मरवा को अपने गाल देखते हुए महसूस हुए थे। मुझे इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे और ख़ानदानी हैं और हाशिर तो बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है और अपने हाशिर के लिए अजीज़ है, अपने बेटे की तरह अजीज़ है। मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है। वो कहती अपने साथ सोफ़े
पर बैठे हाशिर के सर पर हाथ फेरी थी। तो ठीक है फिर मरवा, आज से मेरे हाशिर की हुई। राबे बेगम ने कहते हुए बैग से एक अंगूठी निकाल कर मरवा के हाथ में पहना दी थी। मरवा का दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए। हाशिर के सामने बैठना इसे बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी सादे बेगम के कहने पर मुलाजमा मिठाई लेकर आई। तो राबे बेगम ने सबसे पहले मिठाई मरवा के मुंह में डाली थी, जबकि सीरत भाभी ने उठकर मिठाई का एक बड़ा सा टुकड़ा हाशिर के मुंह में डाला था। बहुत मुबारक हो देवर जी, वो मुस्कुराकर कहती अपनी शरारत से सबको हंसा गई थी, जबकि वो अब मिठाई का एक टुकड़ा मरवा के मुंह में भी डाल चुकी थी। भाभी, हम मंगनी वगैरह की रस्म नहीं करेंगे, बल्कि हम जल्द से जल्द अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। रुहेल साहब रहील साहब की बात पर मरवा ने नज़र उठाकर हाशिर को देखा, जो उसी को देखने में मसरूफ़ था। मरवा के अपनी तरफ देखने पर वो आंख विंक करता मुस्कुरा रहा था। इसकी इस हरकत पर मरवा ने एक बार फिर सर झुका लिया और दिल में इसे बेशर्म का लक़ब भी दे चुकी थी। जी भाई साहब, अब तो ये आप लोगों की इमानत है मेरे पास, से जब चाहे ले जाएं। हाँ तो बस ठीक है, आज से 10 दिन बाद हम बारात लेकर आएंगे और अपने हाशिर की दुल्हन को अपने साथ ले जाएंगे। अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती और शादी की तैयारियों की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं करे, सब कुछ हो जाएगा। बस हमें बस आप हमारी बेटी चाहिए। राबिया बेगम मरवा को अपने साथ लगा कर कह रही थी। इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि हाशिर ना सिर्फ शादी के लिए माना है, बल्कि वो खुद मरवा से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर चुका है। तो फिर वो क्यों देर करती है। सादिया बेगम हंसते हुए सर हिला गई थी। वो भी जल्द से जल्द अपनी बेटी के फ़र्ज़ को निभाना चाहती थी और हाशिर एक बहुत अच्छा लड़का था। इनको वो हमेशा से ही मरवा के लिए पसंद था, तो फिर वो क्यों सोचने के लिए वक़्त के लिए मज़ीद लेट करती। आज मेहंदी और निकाह का फंक्शन एक साथ रखा गया था। मरवा और ऑरेंज कलर का बहुत खूबसूरत फ्रॉक पहने बैठी थी। आज मरवा का सारा जेवर फूलों से बना हुआ था। लर्जते हाथों में वो खूबसूरत फूलों से बने गजरे पहने इन्हें अपनी गोद में रखे बैठी थी। निकाह के लिए इसे सुर्ख नेट के दुपट्टे का घूंघट उड़ा दिया गया था। वो ब्राइडल रूम में, जबकि हाशिर स्टेज पर बैठा हुआ था। स्टेज को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। हाशिर सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने ऑरेंज बास्केट पहने बैठा था। निकाह के बाद इस वक्त सब दुआ के लिए हाथ उठाए बैठे थे। कुछ ही देर में दुआ के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ और मुबारकबाद के बाद स्टेज पर एक खूबसूरत सा फूलों से सजा हुआ झूला लगा दिया गया था। अब हाल में एक साइड पर मरवा को इसकी दोस्तों और कज़न्स ताज़ा फूलों की चादर के नीचे लिए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। मरवा की नज़रें इस वक्त मुकम्मल झुकी हुई थी, जबकि हाल की दूसरी तरफ हाशिर का भाई, दोस्त और कज़न्स इसे दूसरी फूलों की खुशबूदार चादर के नीचे लिए स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। हाशिर के चेहरे पर इस वक्त जानदार मुस्कुराहट थी। वो दोनों ही आस्था से चलते स्टेज तक आए थे और झूले पर बैठ चुके थे। दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इन लोगों के स्टेज पर बैठते ही सबसे पहले फैमिली और फिर बाकी लोगों ने बारी बारी रस्में कर रहे थे। कुछ कज़न्स ने डांस और कुछ ने सिंगिंग से फंक्शन में रौनक को बढ़ा दिया था। बहुत सी रस्में भी साथ साथ हो रही थी। हाशिर मरवा के साथ बैठा है, जैसे कोई ना कोई बात कर रहा था, जिसका जवाब वो सर हिला कर देती थी। यहाँ खामोश रहती। लेकिन आज हाशिर इसे तंग करने का पूरा इरादा रखता था। वो इसके कान के करीब कोई शौक बात करता तो मरवा अपना शर्म से सुर्ख होता चेहरा झुका देती। निकाह के बाद घूंघट का सुर्ख दुपट्टा अब हटाया जा चुका था। सबसे नज़र बचाकर हाशिर कभी इसके पाँव पर अपने पाँव से छेड़खानी करता और कभी इसके घुटने पर अपना घुटना मारकर मरवा के चेहरे पर फैलने वाली सुर्खी देखता। फंक्शन पूरी शान से अपने इख्तिताम को पहुंचा तो मरवा एक बार फिर फ़ोटोशूट करवाने खड़ी हो गई थी, जबकि वो दोनों का कुछ फ़ोटोशूट मेहमानों के आने से पहले भी हो चुका था। इस वक्त भी घर वालों के अलावा तकरीबन तमाम मेहमान जा चुके थे। अब हमें भी इजाज़त दें। राबे बेगम ने सादी बेगम से गले मिलते हुए कहा। दोनों की फैमिली इस बातों में मसरूफ़ आहिस्ता सा कदम बढ़ाते हुए बाहर की जानिब बढ़ रहे थे, जबकि हाशिर और मरवा बिल्कुल आखिर में सबसे कुछ फासले पर पीछे आ रहे थे। जब एकदम हाशिर मरवा का बाजू खींच कर इसे एक दीवार के पीछे कर चुका था, जहाँ रोशनी ना होने के बराबर थी। मरवा हाशिर की इस हरकत पर घबरा गई थी। इसकी घबराहट सुकून और शर्म में तब बदली जब हाशिर ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। अपनी पेशानी पर हाशिर के लबों का लम्स महसूस करके मरवा ने धड़कते दिल के साथ आंखें मूंद ली थी। बहुत प्यारी लग रही हो आज, इसने कहते हुए अपने पॉकेट से चंद नोट निकाल के इसकी पेशानी से लगाकर इसके चेहरे के गिर्द गोल को घुमाए थे। सब ने नज़र उतारी, लेकिन अब मैं भी उतार लूँ, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए, वो कहता हुआ इसकी आंखों में देख रहा था। तभी हाशिर के पीछे से सीरत भाभी को देखकर मरवा की सांस रुकी थी, जो मरवा को देखकर मुस्कुरा रही थी और हाशिर का कंधा थपथपाते हुए इसे चलने का बोल रही थी। हाशिर इनको देखकर मुस्कुरा दिया और मरवा का हाथ थाम कर सीरत भाभी के पीछे हो लिया। बारात आ चुकी थी
और वो ब्राइडल रूम में हज़ारों जज्बात और एहसासात में गिरी बैठी थी। सुर लहंगा पहने वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। निकाह के बाद इसे हाशिर के लिए अपने दिल में और भी मोहब्बत महसूस हो रही थी। वो अपने ख्यालात में खोई बैठी थी कि हाशिर कैमरामैन के साथ ब्राइडल रूम में दाखिल हुआ था। हाशिर की नज़र जैसे ही मरवा पर गी, वो हर चीज़ को भूल कर ट्रांस की कैफियत में मरवा की तरफ बढ़ा था और इसे शिद्दत से अपने सीने में बींच गया था। इसकी इस हरकत पर मरवा सटपटा गई थी। हाशिर को होश तो तब आया जब पास खड़ी कजन्स ने ओ का नारा लगाया और नरमी से मरवा को छोड़कर पीछे हटाता फोटोग्राफर इस वक्त सब को रूम से बाहर भेजता फोटोशूट करने लगा। इसने मसरूफ से अंदाज में मरवा से कहा कि वो हाशिर के सीने पर हाथ रखे तो उसे हाशिर का दिल बेतहाशा धड़कता हुआ महसूस हुआ था। यही हाल इसके अपने दिल का भी था। जो कुछ देर बाद हाशिर वापस स्टेज पर जा चुका था, जबकि मरवा की एंट्री के लिए सारे हॉल की लाइट्स को बंद किया जा चुका था। वो स्पॉट लाइट में अकेली चलती स्टेज तक आ रही थी, जबकि बैकग्राउंड में चलता गाना तेरे हवाले सबको हुटिंग करने और इन दोनों के दिल को धड़काने पर मजबूर कर चुका था। ना होके भी करीब तू हमेशा पास था कि सौ जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये अल्फाज साफ साफ मरवा के दिल की अक्कासी कर रहे थे। वो गाने के खूबसूरत बोल के साथ चलती स्टेज तक आई थी। जब हाशिर स्टेज की 2 स्टेप से उतरकर अपना हाथ मरवा के आगे बढ़ा चुका था, मरवा ने एक नज़र हाशिर को देखा और फिर अपना हाथ हाशिर के फैली हथेली पर रख दिया। पूरा हाल यंगस्टर की हुटिंग और गाने के बोल पर गूंज उठा था। जिस्म का हर रूह तेरे हवाले कर दिया। हाशिरा भी मरवा का हाथ हम इसी जगह खड़ा था, इसकी आंखों में देख रहा था। फिर अपना सर हल्का सा झुकाता मरवा का हाथ अपने लबों तक ले जाकर इसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रखने लगा। जब हाल एक बार फिर हुटिंग के शोर से गूंज उठा था, फिर वह मरवा का लहंगा हल्का सा उठाता इसे अपने साथ लिए स्टेज तक आया था। हर कोई इनकी जोड़ी को सराहते हुए दुआएं दे रहा था। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा था। मरवा को जाता देखकर सुजैन जिद करने लगी कि वो भी मम्मा के साथ जाएगी। इसके रोने पर सादी बेगम इसे इन लोगों के साथ भेज चुकी थी। मरवा को बेशुमार दुआ में हाशिर के साथ रुखसत किया जा चुका था। वो बेड पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। इसने ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया था, जल्द ही वो रूम में आ गया था और इस वक्त वो घूंघट निकाले बेड पर बैठी थी। हाशिर को इस अंदाज में बैठा देखकर हंसी आई थी, क्योंकि सारे फंक्शन में इसने घूंघट नहीं निकाला था। अब कमरे में खास इसके लिए वो घूंघट निकाले बैठी थी। इसकी शर्त में वो पुरानी वाली मरवा की झलक देखकर वो बेहद खुश था और दरवाज़ा बंद करता इस तक आया था इसको कुछ कहे बगैर वो बेड पर इसके पास नींदराज होता। घूंघट उठाए बगैर नीचे झुका इसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। वो दुपट्टे को चेहरे पर मजीद दुरुस्त करती चेहरा छुपा गई थी। इसकी चालाकी पर वह बेड पर लेटा हंसने लगा था। इसकी ये हरकत मरवा को तपा गई थी। मेरा सांस रुक जाएगा, अब उठा भी दे इस घूंघट को, क्या ऐसे ही मार डालेंगे? वो कफत से बोली थी। इसके अंदाज पर वो सीरियस होता उठ बैठा था। हम लोगों ने अब भी एक दूसरे के साथ जीना है, मरने की बातें मत करो। और वो भी आज की रात। वो इसका घूंघट उठाकर इसका खूबसूरत चेहरा देखते बोला। इसकी नज़रों की तपिश से वो कंफ्यूज होती नज़र झुका गई थी। डोंट टेल मी कि तुम मुझसे शर्मा रही हो। शातिल की उंगली इसकी थोड़ी के नीचे रखता हुआ इसका झुका चेहरा उठाकर बोला, मैं क्यों शर्माऊंगी? वो भी तुमसे। इसने पल में आपसे तुम का सफ़र तय किया था। हाँ बेगम, मुझसे आप शर्मा रही हैं। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता इसको तंग कर रहा था। वो खफा नज़रों से इसको देखकर एक बार फिर घूंघट में अपना चेहरा छुपा चुकी थी। इसकी मासूम नाराज़गी पर वो दिलकशी से मुस्कुराया था। अच्छा ना सॉरी, वो कहता एक बार फिर इसका घूंघट उठा चुका था। एक बात पूछूं? वो संजीदगी से कहता इसका दिल थाम कर बोल रहा था इसका हाथ थाम कर बोल रहा था। हाँ पूछे? वो एक बार फिर तुमसे आप पर आई थी, सच सच बताओगी? वो जैसे जानता था कि जैसे डरता था कि वो सच छुपा ना जाए। जी जी, वो जैसे जान गई थी कि वो क्या पूछने वाला है। तुमने कभी अपने दिल में मेरे लिए कुछ महसूस किया? वो इसके दिल के मुकाम पर उंगली रखता हुआ खोए हुए अंदाज में पूछ रहा था। इसकी बात और हरकत दोनों पर इसका दिल बेतहाशा धड़का था। इसे अपने दिल की धड़कन की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। बताओ ना, वो इसका हाथ दबाते हुए बोला। जो अब तक इसके हाथ में था। गुजरे सालों का सोच के इसकी आंखें नम हुई थी। वो अपनी मौजूदा हालत को भुलाए माजी में कहीं खो गई थी। आप पूछ रहे हैं कि क्या कभी मेरे दिल में आपके लिए कुछ था? उसकी बात दोहराती नम आंखों से तल्खी से मुस्कुराई थी। जबकि हकीकत तो ये है कि मैंने हमेशा से आपको अपना आइडियल देखा। बल्कि आइडियल तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैंने जब भी कभी अपने लाइफ पार्टनर का सोचा तो आपका ख्याल आया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक लम्हा भी आपके बगैर गुजारूंगी। लेकिन फिर वो दिन भी मेरी ज़िंदगी में आया कि आपकी दोस्ती मुझसे ज़्यादा मायदा से होने लगी। फिर आप मुझे छोड़कर इसके साथ लंदन चले गए। कहते हुए वो एक आंसू उसकी गोद में रखे इन दोनों के हाथ पर गिरा था। मैंने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में कहीं दबा दिया था, लेकिन मेरी हर दुआ में आपका नाम था। और मैं ये भी जानती थी कि अगर आप मेरी तकदीर में लिखे गए हैं तो ज़रूर वापस आएंगे। क्या इससे ज़्यादा भी मेरे दिल में कुछ होना चाहिए था आपके लिए? वो शिकवा करा नज़रों से इसको देखते हुए बोली, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो हमेशा से
तुम थी। मायदा की तरफ मेरा झुकाव शायद तुमने इसलिए ज़्यादा महसूस किया क्योंकि मेरे और मायदा की स्टडी इंटरेस्ट सेम थे और बहुत जल्द हम दोनों ही इकट्ठे स्टडीज़ के लिए लंदन जाने वाले थे। इसके हाथ पर बोसा देते हुए इसके आंसू को साफ करता हुआ बोला था, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट बेस्ट फ्रेंड। वो कहते हुए इसका चेहरा हाथों के पहले में लेकर बोला था, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता मरवा, ना मेरे दिल में, ना मेरी ज़िंदगी में और ना ही मेरे घर में। वो कहकर अब इसका हाथ चूड़ियों से आज़ाद कर रहा था। तुम्हारी मुंह दिखाई वो इसका हाथ चूड़ियों से आज़ाद कर चुका था। इसके बाजू पर एक ब्रेसलेट पहनाते हुए वो बोला था, मैं कभी जान नहीं सका था मरवा कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे बारे में गलत फहमी हुई तो इस बात ने मुझे तोड़कर रख दिया। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे जलते अंगारों में धकेल दिया और तुम्हारा हर दर्द मैंने महसूस किया था। और इसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखते हुए वो बोला था, मुझे तब अपनी मोहब्बत की लालमी पर बेहद गुस्सा आया था। कहता हुआ वो एक बार फिर इसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगा चुका था। इसकी इज़हार मोहब्बत और अंदर तक सरशार हुई थी। कुछ लम्हे लम्हे यूं ही खामोश बैठे गुजर गए थे। तुम चेंज कर लो, थक गई होगी, कहते हुए उठा था और सुर्ख शॉर्ट शर्ट और खुला ट्राउज़र हमारे में से निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा चुका था। वो चेंज करके बाहर आई तो वो भी ट्राउज़र शर्ट पहने बेड पर बैठा इसी का इंतज़ार कर रहा था। वो आस्था कदमों से चलती बेड तक आने की बजाय सोफे पर बैठ चुकी थी। आशीष जो बैठ कर उनसे टेक लगाए नीम दराज सा कब से इसका इंतजार कर रहा था। इसके सोफे पर बैठने से सीधा होकर बैठा था। वो उठकर इसके पास आ बैठा। वो गोद में हाथ रखी इनको आपस में मसलने में मसरूफ थी। खुले बाल इसके चेहरे को छुपा रहे थे। हाशा ने हाथ आगे बढ़ाकर इसके बालों को कान के पीछे किया था और दूसरा हाथ इसके बाएं रुखसार पर रखकर इसका रुख अपनी जानिब किया था। वो नज़रें झुकाए इसके सामने शर्माई सी बैठी थी। मेकअप अब तक इसने साफ नहीं किया था। वो दूसरा हाथ इसकी कमर पर रखता एक झटके से इसको अपनी गोद में उठा चुका था और इसके दोनों हाथ अपने शानों पर जमाते हुए इसकी पेशानी के साथ अपनी पेशानी टिकाए आंखें मौन चुका था। आई लव यू नहायत आहिस्ता आवाज़ में कहता हुआ इसके पहले से रुके सांस को मज़ीर हो गया था। कुछ लम्हों बाद वो इसके लबों को आज़ादी बख्शता आंखें खोलकर इसके चेहरे को देखने लगा। अपने चेहरे पर इसकी नज़रों की तपिश महसूस करके बंद आंखों के साथ ही वो अपना चेहरा इसकी गर्दन और शाने में छुपा चुकी थी। इसकी इस हरकत पर हाशे के लब मुस्कुराए थे। वो इससे यूं ही गोद में लिए बेड पर लटा चुका था। इसने अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली थी। वो मुड़कर लाइट बंद करता बेड तक आया था और इस पर झुकते हुए इसकी बाहों को का हार अपनी गर्दन में डाल चुका था। सुबह इसकी आँख खुली तो खुद को इसके इतने करीब महसूस करके इसे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई थी। बिला आखिर वो अपनी खामोश मोहब्बत को हमेशा के लिए हासिल कर चुकी थी। वो सर उठाती अपने पास गहरी नींद में सोए हाशिर को का चेहरा गौर से देखने लगी। बंद आंखों पर उठी लंबी पलकें जो इसकी आईब्रो को छूने की कोशिश कर रही थी। महारत से तराशी इसकी दाढ़ी और आपस में सख्ती से बींचे गए इसके लब इसकी चेहरे की नकूश में खोई खोई। वो न जाने कब इसके दाएं गाल पर हाथ रखती बाएं गाल पर अपने लब नरमी से रख चुकी थी। इसके गाल पर झुकने की वजह से मरवा के खुले बाल हाशे के चेहरे पर बिखर गए थे, जिसकी वजह से हाशे की आंख खुल चुकी थी और वो यूं मरवा को अपने चेहरे पर झुका देखकर हैरान हुआ था। मरवा इसकी खुली आंखों को देखकर सुर्ख हुई थी और जल्दी से चेहरा दूसरी जानिब मोड़कर बेड से नीचे उतरने ही लगी थी कि हाशे ने झटके से इसे कमर से थाम कर एक बार फिर अपने चेहरे पर झुकाया था। तुम कंटिन्यू कर लो, मैं सो रहा हूँ, वो कहता आंखें मौंद गया जबकि हाथ अब तक इसकी कमर को थामे हुए था। तंग मत करें, वो रोने वाली होती हुई कहने लगी थी। वट मैं तंग कर रहा हूँ, ये तो तुमने मुझे तंग करके नींद से जगाया। वो आंखें खोले इसको देखते हुए कह रहा था, छोड़े मुझे, वो कहती हुई अपनी कमर इसकी गिर से आज़ाद करवाने लगी। नहीं छोड़ूंगा अब तो कभी भी, वो कहते हुए एक बार फिर इसे झटके से खुद पर गिरा चुका था। वो इसके सीने पर हाथ रखे नज़रें झुका चुकी थी। शर्मा रही हो, वो शरारत से कहता इसका चेहरा देखने लगा। जी नहीं, वो सारी शर्म एक तरफ रखते हुए बोली थी। अभी वो इससे लड़ने की पूरी तैयारी करती कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। चाचू, मामा, ओपन द डोर। वो दोनों ही दरवाजे के बाहर खड़ी दोनों हाथों से दरवाज़ा बजा रही थी। लो आ गई सुबह सुबह मूड ख़राब करने, वो कहता करवट बदल चुका था और वो उठकर दरवाज़ा खोल चुकी थी। मामा इतनी देर बाद क्यों दरवाज़ा खोला, सुजैन पूछते हुए अंदर दाखिल हुई थी जबकि मरवा को देखकर आयजा अपना मुंह बसूड़ चुकी थी। चची, आपने लहंगा क्यों चेंज किया, अभी मैंने दुल्हन को फिर से देखना था, वो अफसुदगी से बोली थी। चची, आज फिर से दुल्हन बनेगी तब देख लेना, हाशि बोलता हुआ इन लोगों के पास आया। रेली, वो खुशी से दोनों हाथों की ताली बजाकर बोली, फिर तो आज रात को हम दुल्हन के साथ सोएंगे। वो सुजैन को देखती हुई खिलकर बोली थी। जी नहीं, इसकी बात सुनकर अब हाशिर अपना मुंह बसूड़ चुका था। जी चाचू, मामा हमारे साथ सोएंगी, सुजैन कहते हुए मरवा की गोद में बैठी थी। यस, अभी वो कुछ बोलता कि मरवा ने इसको एक नज़र देखकर कहा, फ्रेश होकर आ जाओ नाश्ते के लिए। कमरे में दाखिल होती सीरत भाभी ने कहा। इन सबको देखते वो अलमारी से कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया था।
वलीमे की तकरीब बहुत शानदार तरीके से अंजाम पाई थी। वो ब्लू पेंट कोट में सारी महफिल की तवज्जो अपनी जानिब मशगूल कर रहा था, जब कि वो इसके साथ ग्रे और ब्लू मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। वो सब लोग हाल से वापस आकर सोने के लिए जा चुके थे, जबकि वो रूम में सोफे के पूछे सर लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता दोबारा से लॉक कर चुका था। इसकी आमद पर भी इसने आंखें नहीं खोली थी। वो चलता हुआ सोफे पर इसके करीब आकर बैठ गया। थक गई है उसके चेहरे को आंखों में बसाए पूछ रहा था। वो सर को दाएं बाएं हिलाती सीधी होकर बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम्हें तो बुखार है, हाशि ने हाथ बढ़ाकर इसके माथे पर रखते हुए कहा। जी सर में दर्द है, वो कहते हुए इसका हाथ अपने माथे से हटा चुकी थी। इसका यूं हाथ हटाना वो महसूस कर चुका था। वो सोफे से बामुश्किल उठती कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी कि लड़खड़ा कर जमीन पर गिरती गिरती कि इसके मजबूत बाजू से थाम चुके थे। वो धुंधली आंखों से इसकी आंखों में देख रही थी कि सर पर हाथ रखती होश फिर से बेगाना हो गई थी। मरवा मरवा वो इसका गाल थपथपाते हुए बोल रहा था। फिर इसको बाहों में उठाते हुए बेड पर लटाता, कपकपाते हाथों से पॉकेट से मोबाइल निकालता डॉक्टर को कॉल करने लगा। अब वो बेड पर बैठा इसके पाँव सैंडल से आज़ाद कर रहा था। फिर इसको सीधा करते ब्लैंकेट से कवर कर गया था। 5 मिनट के अंदर डॉक्टर वहाँ मौजूद थे। इसको चेक करने के बाद वो पर्ची हाशे को थमा चुका था। डॉक्टर साहब क्या हुआ है, वो परेशानी से पूछ रहा था। उन्होंने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, लेकिन आप परेशान मत हों। शादी की थकावट और रुखसती की वजह से अक्सर लड़कियाँ स्ट्रेस ले लेती हैं। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाते इसके कंधे पर हाथ रखता बाहर निकला था। जाओ इन्हें बाहर छोड़ के आओ। वो डॉक्टर की दी हुई पर्ची भी पास खड़ी मुलाजमा के हाथ में पकड़ाता हुआ बोला था। इसके निकलते ही इसने दरवाज़ा बंद किया था और सोफे से वो सूट उठाता बेड की तरफ बढ़ा था, जिसको लिए वो चेंज करने जा रही थी। इसको बेड पर यूं बेसूद पड़े देखकर इसका दिल कट कर रह गया था। अभी कल ही वो कितनी खुशी से इससे बातें कर रही थी और आज खामोश इस बेड पर लेटी है। बेड पर एक जानिब कपड़े रखता वो त्याग से इसके सर से दुपट्टा आज़ाद करते हुए अब इसके बाल बेहद नरमी से खो रहा था। वो इसको आरामदा हालत में लटाना चाहता था। अब उठकर रूम की लाइट ऑफ करता इस तक बढ़ा था और इस पर इससे ब्लैंकेट हटाता इसके कपड़े चेंज कर रहा था। ये काम वो लाइट ऑन रख कर ज़्यादा आसानी से कर सकता था और वो इसका महरम था, हर तरह का हक रखता था पर इस पर, लेकिन वो इसकी बेहोशी में इसकी इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं करना चाहता था। कुछ पल में वो अपना काम करके उठा और लाइट ऑन करता इसकी मैक्सी अलमारी में हैंग करता बेड तक आया था। ठंडा पानी और पट्टियाँ रूम में दे जाओ, वो इंटरकॉम उठाकर बोला था और कुछ ही देर में वो बेड पर बैठा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसकी पट्टियाँ कर रहा था। अब तक पेंट कोट पहने टाई की नोट को ढीला किए बैठा था, लेकिन कोट उतार चुका था। इसकी बेहोशी में वो खुद को मुकम्मल फरामोश किए इसके पास बैठा मुकम्मल तवज्जो और मोहब्बत के साथ इसकी पट्टियाँ कर रहा था। कुछ ही दिनों में वो लड़की कितनी अजीज़ हो गई थी इसके लिए, या फिर हमेशा से अजीज़ थी, लेकिन वो समझ नहीं सका था। सुबह इसकी आँख खुली तो इससे आस्ता आस्ता सब याद आने लगा कि वो कैसे बेहोश हुई। अपनी बेहोशी के बाद इसे कुछ याद नहीं था, लेकिन इसको महसूस हो रहा था कि जैसे कोई ठंडे पानी से इसकी पट्टियाँ कर रहा है। इसने गर्दन मोड़कर अपने पास नीम दराज हाशे को देखा। वो अभी तक वलीमे वाली शर्ट और पैंट में मौजूद था। टाई और कोट इसके पाँव के पास बेड पर बेतरतीब रखे हुए थे। हाशे को देख इसकी आंखें नम हुई थी। जोहा की बातें इसके जहन में घूमी थी। जब वो वलीमे के फंक्शन से वापस आकर इसको रूम में बैठाकर किसी काम से बाहर निकला था तो जोहा इसके रूम में आई थी। मरवा, तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? तुम भी तो एक लड़की हो, लड़की होते हुए तुम मेरे दिल को रौंद गई है। वो सोफे पर इसके पास बैठती चेहरे पर झूठी अफसरदगी तारी किए बोल रही थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मरवा ने ना समझी से जोहा को पूछा। जब तक तुम हाशिर से नहीं मिली थी कितना खुश थे हम लोग, कितनी केयर करता था वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था और फिर तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो मकारी से कहती अपने झूठे आंसू पूंछ रही थी। मोहब्बत, मरवा लफ्ज़ मोहब्बत को दोहरा कर इसके रोए रोए चेहरे को देखते बोली। हाँ मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता था हाशिर मुझसे। लंदन में रहते हुए भी इसने कभी मुझे इग्नोर नहीं किया था, हमेशा मुझसे राब्ते में रहता था और कहता था कि वो बहुत जल्द वापस आकर मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। कहते हुए वो अपने नज़र न आने वाले आंसू एक बार फिर साफ करने लगी। फिर वो जब तुमसे मिला तो मुझे जैसे भूल गया। मरवा, तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। वो कहती हुई भागने वाले अंदाज में बाहर की जाने बढ़ी थी। इसकी बातें सोचकर इसको अपनी आंखें नम होती महसूस हुई थी। इसने हाथ बढ़ाकर अपने आंसू साफ करने चाहे तो अपना बाजू देखकर चौंकी, फिर खुद पर से ब्लैंकेट हटाती आंखें हैरत से खोले अपने चेंज लिबास को देख रही थी। फिर एकदम तेज़ी से उठ बैठी। इसकी तेज़ी पर सोया हुआ हाशिर भी उठ बैठा था। कैसी तबीयत है? वो परेशानी से पूछ रहा था। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? वो इसकी बात को इग्नोर करती पूछ रही थी। बातों से तो ठीक लग रही हो। वो भी इसकी बात को इग्नोर करता बोला। मैंने कुछ पूछा है आपसे? वो अब रोने वाली होकर बोली थी। किसकी है इतनी जुर्रत? वो इसकी बाजू से थाम कर इससे अपने करीब करता बोला था। अपने सर को
ना मैं दाएं बाएं हिलाती, उंगली से इसकी तरफ इशारा करती, इसकी आंखों में देख रही थी किसकी इजाज़त से। अब वो गुस्से से इसे पूछ रही थी, आई एम सॉरी, तुम्हारे आराम के लिए मुझे ये करना पड़ा, बट लाइट ऑफ थी, डोंट वरी। इसकी बात से वो थोड़ी सुकून में आई थी। आगे बढ़ के इसके माथे को छूता, वो इसके बाल कान के पीछे करने लगा था। हाथ मत लगाए मुझे प्लीज़, वो कहती। बुरी तरह से इसका हाथ झड़क चुकी थी। क्या हुआ है मरवा? इसके बदलते रवैये की वजह ना समझते हुए पूछ रहा था। मैं अब समझी कि क्यों आपने मायदा से शादी नहीं की और क्यों आप कभी मेरी मोहब्बत को नहीं समझ सके, वो कहती हुई रो रही थी। क्या कह रही हो तुम? वो हैरत से इसकी बातें सुन रहा था। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, पहले आपने मुझे अपने प्यार में पागल बनाकर छोड़ा, फिर मायदा को, और अब जोहा को। वो गुस्से सिर्फ सौ से कह रही थी, जबकि जोहा का नाम सुनकर वो सारी बात सही मायनों में समझ चुका था। तुम मुझे ऐसा समझती हो? वो अजियत से इसको देखते हुए पूछ रहा था। समझी ही तो अब हूँ मैं आपको, मैं कितनी बेवकूफ़ थी, वो कहते चेहरा अपने हाथों में दिए फूट फूट कर रोई थी। तुम तो मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो ना, फिर इतनी बेतबारी क्यों? वो इसका बाजू थाम कर बोला था। कितना देरनाक था इसको अपने किरदार का सबूत देना, लेकिन वो फिर भी इसकी गलतफहमी दूर करना चाहता था। जाएं आप यहाँ से, नफरत हो रही है मुझे खुद से, अपने इस दिल से और अपने वजूद से। कितनी अजीत की मैंने खुद से, और कितनी ज़्यादती की मैंने खुद से, और मेरे इस दिल ने मुझसे कहा मैं आपको चाहती रही, और आप जैसे इंसान को खुद को छूने की इजाज़त दी। मैं इस सब के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसकी बातें सुनकर खुद पर बेतहाशा ज़ब्त करते इसकी आंखें सुर्ख हुई थी। वो ब्लैक एंड गुस्से से एक तरफ फेंकता, सुर्ख आंखें लिए बालों में हाथ फेरता बाहर निकला था। इसके बाहर निकलते हुए गिरने वाले अंदाज में बेड पर लेटी थी और फूट फूट कर रोई थी। वह सब नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे कि हाशिर जोहा को घसीटने वाले अंदाज में लाते हुए डाइनिंग टेबल के पास खड़ा कर चुका था। हाँ तो बताओ सबको, कितने सालों से मैंने तुम्हें आश्रय में रखा हुआ था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। बताओ इन सबको कि मैं हमेशा से तुमसे कांटेक्ट में रहा था, अब बोलती क्यों नहीं? वो धारने वाले अंदाज में बोला था। डाइनिंग हॉल में मौजूद सब हैरत से इसे देख रहे थे। हाशे बेटा, खुशियों वाला घर है, कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी आपने तो इसको चुना था मेरे लिए, वो टूटे हुए अम्मी आपने तो इसको चुना था मेरे लिए, वो टूटे हुए लहजे में बोला था। वो खामोश बैठी ये सारा तमाशा देख रही थी। बेटा हुआ क्या है? राबे बेगम अपनी कुर्सी से उठती हुई परेशानी से बोली थी। मामा, इसने मेरी बीवी से कहा कि वो हम दोनों के दरमियान आ गई, वरना मैं यानी हाशिर इस जोया से बे इंतहा मोहब्बत करता था, इससे शादी करना चाहता था। वो इस कहते हुए इस बेवफा पर भी एक नज़र डाल गया था। जोहा बेटा, आपने क्या वाकई ऐसा कहा है? राबे बेगम पूछती हुई इसके करीब आई थी। हाँ कहा है मैंने, और सच ही तो कहा है। तुम ना सही, लेकिन मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ ना हाशिर, और अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी में ना आती तो एक दिन तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाती और तुम मेरे होते। वो भी धारते हुए बेशर्मी से सब उगल रही थी। और तुमसे कभी भी किसी भी सूरत शादी ना करता जोहा। मामा हाशिर से बहुत पहले ही तुम्हारे मुतालिक पूछ चुकी थी और वो तुमसे शादी करने से इनकार कर चुका था। शायद वो बहुत पहले ही तुम्हारी असलियत जानता था। सब कुछ के इंकशाफ पर हैरत में मुबतला देखकर हाशिम भाई बोले थे। इसकी बात सुनकर मरवा ने खुद को शर्मिंदगी के घड़ों में धंसता महसूस किया था। इन सब की बातें सुनता हुआ एक जतलाती नज़र मरवा पर डालकर बाहर निकला था। हाशिर बेटा, राबे बेगम की आवाज़ों पर भी वो ना रुका था, बल्कि घर से बाहर निकल गया था। इन सब बातों के बाद इसको अपना वहाँ रुकना बहुत मुश्किल लगा था। वो रूम की तरफ गई थी और दरवाज़ा अंदर से लॉक करती वहीं ज़मीन के साथ ढहसी गई थी। कितनी बेवकूफ़ थी वो, अपनी मोहब्बत अपने शोहर पर यकीन ना कर सकी। इसको जेत में मुब्तला कर गई थी। इसको बार बार हाशिर की इससे शिकवा करती सुर्ख आंखें याद आ रही थी। इसके इतने गलत रवैये के बावजूद भी वो घर वालों के सामने खुद के लिए इसकी बात बेतबारी छुपा गया इसकी बात कितनी आसानी से छुपा गया था। ये सब बातें इसकी अजियत को और बढ़ा रही थी और वो फिर से घुटनों में सर दिए शिद्दत से रो रही थी। ग्रीन पैरों तक आती फ्रॉक पहने, बालों को कर्ल किए, लाइट सा मेकअप किए, वो अब आईने के सामने खड़ी तीसरी बार अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई थी, लेकिन इसका कुछ पता नहीं था। वो अपना फ़ोन ऑफ किए न जाने कहाँ बैठा था। वो भी आईने के सामने ही खड़ी थी जब वो रूम में दाखिल हुआ था। आप कहाँ गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? वो घूम कर इसे पूछ रही थी। वो खामोश इसे देख रहा था, बस इसे देख रहा था, जो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा ना, आई एम सॉरी, वो कहती हुई इसका हाथ थाम गई थी। मुझ जैसे मर्द का हाथ थाम रही हो तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये मर्द तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है? वो सख्त लहजे में कहते हुए नरमी से इसका हाथ थाम कर इसे अपने हाथ से हटा चुका था। आइंदा मुझ जैसे मर्द के करीब आने की कोशिश मत करना, वो चबा चबा कर बोला था। कभी भी नहीं करेंगे, आप जानती हो मैं आऊँगी। चबा चबा कर बोला था, कुछ भी नहीं करेंगे, आप जानती हूँ मैं, और आऊँगी आपके पास। क्या कर लेंगे? जो करना है कर लें आपको, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो इल्तिजाई अंदाज में कह रही थी। मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? वो कहता बेड से
बेड से तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ा था और लाइट ऑफ करता वहाँ लेट चुका था। वो वहीं अंधेरे में खड़ी इसको देख रही थी, फिर आस्ता सा कदम उठाती ड्रेस चेंज करने चली गई थी। वो 3 दिन से इसको मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो नहीं मान रहा था। राबे बेगम और रहेल साहब वापस पिंडी जा चुके थे और जोहा को वो लोग दुबई इसके वालिद के पास भेज चुके थे। हाशिर अपने भाई के साथ मिलकर अपना बिजनेस ज्वाइन कर चुका था। इस वक्त वो वॉशरूम में शावर ले रहा था जब मुलाजमा हाथ में शर्ट पकड़े रूम में दाखिल हुई। ये सर ने ये सर प्रेस करने के लिए दी थी, वो बताती हुई शर्ट ये सर ने प्रेस करने के लिए दी थी, वो बताती हुई शर्ट मरवा को पकड़ा कर जा चुकी थी। शर्ट को देखते मरवा के दिमाग में घंटी बजी थी। वो जानती थी कि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। देखती हूँ कैसे अब मुझसे बात नहीं करते, कहते हुए वो शर्ट का एक बटन तोड़कर शर्ट बेड पर डाल चुकी थी और खुद सुई ढूंढती इसमें धागा डाल रही थी कि वॉशरूम से बाहर निकल के वो वॉशरूम से बाहर निकल आया। शर्ट पहनते आईने के सामने आते बटन्स बंद करने लगा। वो दूर खड़ी इसकी सारी हरकतें देख रही थी। शिट कहते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि फुर्ती से इस तक आई। क्या हुआ, बटन टूट गया, लाई मैं टांग दूँ। वो इसका चेहरा देखती हुई बोल रही थी जबकि वो इसको इग्नोर करता अलमारी की तरफ बढ़ा था। अरे 1 मिनट लगेगा ना। वो एक बार फिर इस तक पहुंचती इसकी शर्ट एक हाथ से पकड़ चुकी थी। वो अपनी शर्ट इसके हाथ से छुड़वाता अलमारी से दूसरी शर्ट निकाल कर पहनता, हल्के से अपने बाल सेट करता बहुत बाहर निकला था। वो अफसुदगी से बेड पर बैठी थी। वो चारों इस वक्त लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। सीरत हाशिम नहीं जानते थे कि इस दिन के बाद से इनका रिश्ता इतना डिस्टर्ब हो चुका है। सीरत और मरवा अपनी बातों में मसरूफ थे कि हाशिम ने मोबाइल पर रिंग हुई थी। वो फ़ोन उठाकर बात करने के बाद रख चुका था। क्या हुआ, हाशिम चाय का सिप लेते हुए पूछ रहा था। एहसन को जिस मीटिंग पर भेजा था वो इससे मैनेज नहीं हो रही। हम में से किसी एक को वहाँ आज ही पहुँचना होगा, वो कुछ सोचते हुए बता रहा था। तो भाई मैं चला जाता हूँ, आपका यहाँ होना ज़रूरी है, वो चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोला था। हम ठीक है, तुम पैकिंग कर लो, तुम्हें आज ही लाहौर के लिए निकलना होगा। इसकी बात सुनकर मरवा ने चूम कर हाशिर को देखा था, लेकिन वो इसको नहीं देख रहा था। जी भाई, वो कहता हुआ रूम की तरफ गया था। एक्सक्यूज़ मी, मरवा कप टेबल पर रखती इसके पीछे गई थी। वो रूम में आई तो वो बैग सोफे पर रखे अलमारी खोले पैकिंग कर रहा था। आप क्यों जा रहे हैं, वो उसको पूछ रही थी, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब दिए बगैर अपने काम में मसरूफ़ रहा। अगर आपका जाना इतना ही ज़रूरी है तो मुझे भी साथ ले जाएं प्लीज़, वो कहती हुई इसका बाजू थाम कर इसका रुख अपनी तरफ कर चुकी थी। उसका चेहरे को देखता एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। अच्छा ये तो बता दें कि कब तक आएंगे, पता नहीं, वो कहता ड्रेस चेंज करने चला गया। वो वापस आया तो वो अभी तक वही खड़ी थी। इसको बाहर आता देखकर इसकी तरफ बड़ी थी। जल्दी आ जाइएगा ना, वो इससे रोंदी हुई आवाज़ में पूछ रही थी, जबकि वो बगैर इसकी बात का जवाब दिए बैग उठाकर बाहर निकल गया था। वो वहीं बेड पर बैठी आंसू बहाने लगी थी। इसने कार पहुंच कर मुड़कर देखा तो वो इसके पीछे नहीं आई थी। तकलीफ से लब कुचलता वो बाकी सबसे मिलता गाड़ी में बैठ गया था। वो खुद ही तो इससे बेतनाई बरत रहा था, फिर इसका ना आना इसे क्यों इतना बुरा लग रहा था। चाहते हुए भी इसकी बातें वो अब तक अपने दिल से नहीं निकाल पाया था। वो इसकी बेतबारी की वजह से अंदर से टूट चुका था। खुद को जोड़ने के लिए इसे फ़िलहाल वक़्त चाहिए था। वो 2 दिन लाहौर में था और इसकी गैर मौजूदगी में वो पूरा दिन घर में यहाँ से वहाँ फिरती। इसको देखने की इतनी आदत हो चुकी थी कि इसको देखे बगैर अब इसके लिए मुश्किल था। 2 दिन से इसने सुजैन को भी अपने पास बुला लिया था। जब वो स्कूल से आती तो सुजैन और आयज़ा के साथ इसका अच्छा वक्त गुजर जाता था, लेकिन इसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। इन 2 दिनों में इसने हाशिर को बेतहाशा मिस किया था। आज सीरत भाभी से इसे पता चला था कि वो 11 बजे इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। वो शाम से ही अपने रूम को डेकोरेट कर रही थी। तमाम तैयारी इसने खुद की थी। रूम में एंटर होते ही बिल्कुल सामने वाली दीवार पर नजर जाती तो इसने आई लव यू लिखने के लिए इस दीवार का इंतखाब किया था। रेड लेटर्स बलून्स के साथ इसने दीवार पर आई लव यू लिखा था। डोर के बिल्कुल पास ज़मीन पर गुलाब की पत्तियों से सॉरी लिखा था और पूरे रूम में ज़मीन पर थोड़े थोड़े फासले पर गुलाब की पत्तियों से छोटे दिल बनाए थे और सुर्ख सफ़ेद हार्ट शेप बलून्स को ज़मीन पर कहीं कहीं फेंका गया था। कुछ हार्ट शेप बलून्स को सीलिंग के साथ लगाया गया था। बेड पर सफ़ेद चादर डाले इस पर भी खूबसूरत सा दिल बनाया गया था। रूम में मौजूद ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ों और साइड टेबल पर भी फूलों की पत्तियां बिखरी थी। पूरे रूम में वो रूम स्प्रे की मदद से खुशबू बिखेरती बाहर निकल गई थी। घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो अभी 9 बजे थे। वो जल्दी से किचन की तरफ गई और हाशिर का फेवरेट पास्ता बनाया। फिर रूम में आकर शावर लेती आम दिनों से ज़्यादा खुद को तैयार करने लगी। आज इसने सुर्ख रंग की साड़ी पहनी हुई थी। लंबे बालों को स्ट्रेट करके कमर पर खुला छोड़ा हुआ था। डार्क रेड और हैवी मेकअप के साथ
वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद पर परफ्यूम छिड़क रही थी, तभी से बाहर से इसकी आवाज़ आई। वो हाशिम भाई और सीरत भाभी से मिल रहा था। इसकी नसीहत के मुताबिक मुलाजमा पास्ता इसके रूम में देनी आई तो इसको यूँ तैयार देखकर माशाल्लाह कहती ट्रे थामे वहाँ से चलेगी। वो कुछ देर में रूम में दाखिल हुआ तो हर जगह अंधेरा देखकर इसका दिल बुझ सा गया था। वो तो ये सोच कर आया था कि काश वो इसके इंतज़ार में बैठी हो, लेकिन वो तो शायद सो चुकी थी। अभी इसने 2 कदम आगे बढ़ाए के रूम लॉक किया था कि इसको अपने पाँव के नीचे कुछ महसूस हुआ और ताज़ा गुलाब के फूलों की खुशबू इसकी नथों से टकराई थी। अभी वो कुछ समझ पाता कि पूरा रूम रोशनी से निहा गया। रूम को इस तरह डेकोरेट देखकर वो कभी रूम को तो कभी मरवा को देखता जो उसके सामने खड़ी इसका सुकून चैन सब लूट रही थी। कैसे हैं आप, वो इसके आगे बढ़ती पूछ रही थी। वो सब इग्नोर करता इसकी बात का जवाब दिए बगैर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा था। इसके आने तक वो पास्ता प्लेट में निकाल कर बेड पर रखी ट्रे में रख चुकी थी। वो बाहर आकर बेड पर बैठा था। आपके लिए बनाया है स्पेशल, वो कहती ट्रे इसकी जानिब सरकाती बोली थी। भूख नहीं है मुझे, वो कहता बेड पर दराज हुआ था, लेकिन इसने पूरी एहतियात की थी कि बेड पर बना दिल ख़राब ना हो। थोड़ा सा तो टेस्ट कर लें, स्पेशल आपके लिए बनाया है। आपका तो फेवरेट था। वो टूटे दिल लेकिन मजबूर लहजे के साथ बोली थी अब नहीं पसंद। वो कहता आंखों पर बाजू रख चुका था। मेरा क्या कसूर है हाशे, बस यही ना कि मैंने आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आपके साथ किसी और का तस्वर करना तो दूर, किसी का नाम भी नहीं सुन सकती। मैं आपसे बार बार अपनी बेएतबारी की माफ़ी मांग चुकी हूँ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन आप इतने पत्थर दिल निकलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो आंखों से बाजू उठाई से देख रहा था। इसको मुसलसल देखना इसके बस में नहीं था। वो आज इसको नज़र भर कर देखने से डर रहा था कि कहीं इसे अपने हाशिर की नज़र न लग जाए। बहुत जालिम है आप हाशिर, वो कहती चेहरा हाथों में छुपा कर फुट फुट कर रोई थी। आई हेट यू हाशिर, वो हिचकियों के दरमियान इसको कह रही थी, जबकि इसके रोने पर वो उठकर इस तक आया था और बगैर कुछ के से अपने सीने में बींच गया था। आई एम सॉरी, वो कहता इसकी पेशानी पर लब रख चुका था। मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गया था। शायद मैं तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं करता था। मुझे लगता था कि तुमने मुझसे मोहब्बत का दावा तो कर लिया लेकिन एतबार ना कर सकी। मरवा, मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अपनी मोहब्बत के हाथों खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात से मेरा दिल छलनी हो गया था। इतने दिन तक तुमसे नाराज़ रहकर मैंने तुमसे ज़्यादा अजियत खुद को दी। वो कहते हुए मुसलसल इसकी कमर सला रहा था, जबकि वो इसके सीने से लगी अब भी आंसू बहा रही थी। बिल्कुल चुप हो इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरकर इसका चेहरा ऊपर करता इसके आंसू अपने लबों में जज़ब करने लगा। वो अजीब से खुमार में डूबा इसके चेहरे के एक एक नक्श को चूम रहा था। मरवा आंखें बंद किए इसकी मोहब्बत अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। पास्ता नहीं खाएंगे, वो आंखें बंद किए इसकी गर्दन पर झुका इसको तड़पा रहा था कि मरवा की आवाज़ पर चेहरा इसकी गर्दन से निकाल कर इसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। लाओ, कहते हुए वो सीधा होकर बैठ चुका था। अब वो पास्ता का एक चम्मच भरकर अपने मुंह में डालता और दूसरा चम्मच भरकर मरवा के मुंह में डालता। वो जल्द से जल्द पास्ता ख़त्म करना चाहता था। पास्ता ख़त्म करता वो अब इसकी साड़ी का पल्लू हटा चुका था। मरवा तड़पती हुई अब इसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है मेरी जान, वो कहता हुआ आगे बढ़कर बेड कवर के पीछे लगे बटन को बंद कर चुका था। कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया था। सुबह इसकी आंख खुली तो वो रूम में कहीं मौजूद नहीं था। रूम में हर जगह अब फूलों की पत्तियां और बलून्स फैले हुए थे। वो उठकर बेड पर बैठ गई थी। इस वक्त वो हाशिर की टी शर्ट में मौजूद थी। इतने दिनों तक हाशिर की नाराज़गी से वो मुरझा सी गई थी और आज वो बिल्कुल कोई खिला हुआ गुलाब ही लग रही थी। वो बेड पर बैठी रात के मंजर को सोच रही थी। मुस्कुराहट इसके लबों को बार बार छू रही थी। वो अपने ही ख्यालात में गुम थी कि हाशिर टेरेस से रूम में दाखिल हुआ। इसको खुद में यूँ मुस्कुराते देखकर उसके पास बेड पर बैठा था। अपने बालों पर किसी के हाथों का लम्स महसूस करके वो होश में आई थी। वो इसके बालों में जो इसके चेहरे और कदम को छू रहे थे, इसको अपने हाथों से छूकर पीछे कर रहा था। आप कहाँ थे, वो इसका हाथ थाम कर कह रही थी। यहाँ वो इसके दिल के मुकाम पर उंगली रखकर बोला था। इसकी हरकत पर वो गुलनार होती नजरें झुका गई थी। वो फुर्सत से इसके चेहरे पर आते जाते हर रंग को देख रहा था। वैसे तुम्हें और कुछ नहीं आता, वो इससे कह रहा था। क्या मतलब, वो मुंह बसुरती पूछ रही थी। तुम मुझे हर जगह क्यों याद आती हो, ऑफिस में, मीटिंग्स में, और जब सोता हूँ तो ख्वाबों में आकर तंग करती हो। मुस्कुराकर इसकी बातें सुन रही थी। आपने मिस किया मुझे लाहौर जाने के बाद, वो उसको देखते हुए पूछ रही थी। मिस तो बहुत किया। मैं जब वहाँ गया तो जाकर एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें भी अपने साथ लेकर आना चाहिए था। वो इसका हाथ थाम के से बता रहा था। हाँ तो लेकर क्यों नहीं गए, वो शिकवा करती इसको और भी प्यारी लग रही थी। अब लेकर जाऊंगा ना, हम लोग स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, वो इसको बता रहा था। रियली, कब, वो एक्साइटमेंट से पूछ रही थी। परसों, वो इसकी थोड़ी खींचते हुए बता रहा था। अच्छा मेरी शर्ट वापस करो, वो इसको कहता नायलॉन से शर्ट थाम चुका था। वो हैरत से आंखें पूरी खोले इसी को देख रही थी। नहीं दूंगी, क्या कर लेंगे, वो उसका हाथ शर्ट से छुड़वा कर बोली थी। तो मैं खुद ले लूँगा, वो कहता इसकी
कमर से शर्ट थाम चुका था। नहीं, वो खिलखिलाकर हंसती इसके सीने पर हाथ रखती इसको दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो भी हंसता हुआ इसको तंग कर रहा था। पूरे रूम में इन दोनों की हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। वो खाना खा कर रूम में बैठा लैपटॉप पर अपना कोई ज़रूरी काम कर रहा था। बाहर बारिश तेज़ स्पीड से हो रही थी। काफ़ी देर तक रूम में इसकी गर्म मौजूदगी महसूस करके वो लैपटॉप एक साइड पर रखता उठ खड़ा हुआ था। इसको पूरे घर में ढूंढता आवाज़ें दे रहा था। वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अचानक इसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आती रोशनी पर गई थी। वो बिना आवाज़ किए एहतियात से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया था। सामने वो बाल खोले बारिश में से भीगी गोल गोल घूम रही थी। वो शेड के नीचे हाथ बाजू से बांध कर खड़ा कुछ पल यूं ही मुस्कुरा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसे देख रहा था। जैसे ही मरवा की नज़र इस पर पड़ी तो मुस्कुराते उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। हाशिर हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर चुका था। अब छत पर हर तरफ अंधेरा था। कहीं दूर से आती हल्की रोशनी में वो इसको देखता। आस्ता सा कदमों से इसकी तरफ बढ़ रहा था। पास आकर इसने एक झटके से मरवा को कमर से खींचकर खुद से लगाया था। वो जो खुशी से बारिश में झूम रही थी इसकी अचानक की जाने वाली हरकत पर अपनी सारी शोखी भुलाई इसे अपने साथ भीगता देख रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि वो भी बारिश में पूरा भीग चुका था। मरवा इसको पीछे धकेल कर भागने की तैयारी कर रही थी। वो एक बार फिर इसका हाथ थाम के इसे खुद से लगा गया। वो शर्म और झिझक से खुद को दुपट्टे से कवर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बारिश की वजह से इसके कपड़े भीगकर इसके बदन के साथ चिपक चुके थे और इसके बाद सारी खूबसूरती अयां हो रही थी। हाशिर की शौक नज़रें खुद पर महसूस करती वो खुद को इससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसकी इस हरकत पर हाशिर के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वो हाथ बढ़ाकर इसके गर्दन और चेहरे से चिपके गीले बाल अलग कर रहा था। मुझे तो इन बालों से भी जलसी होती है। हर वक्त तुम्हारे गाल और गर्दन और कंधों को छूते हैं। तेज़ बारिश में अपनी रुकती सांसों को इसकी मौजूदगी में बहाल करना मुश्किल था। ऊपर से इसकी बातें, इसका अटकता सांस, इसके हाथों का लम्स और अब वो इसके लबों पर झुक चुका था। शायद वो आज इसकी सांसें रोकने का इरादा कर चुका था। अपने कॉलर पर झुकाव महसूस करना खचाव महसूस करके वो ना चाहते हुए इसे नरमी से आज़ादी बख्श चुका था। वो गिरने के अंदाज में अपना सर इसके सीने से टकाए तेज़ी से अपनी उखड़ती सांसें बहाल कर रही थी। हाशिर हंसते हुए इसे अपनी बाहों में उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। वो कुछ बोले बगैर अपने बाजू इसकी गर्दन में हायल कर चुकी थी। वो बोलती भी क्या, इसमें कुछ बोलने की सकत कहाँ रही थी। वो इसे यूं ही उठाए रूम में दाखिल हुआ था। इसे नीचे उतारता खुद अलमारी की तरफ बढ़ा था। ये लो चेंज करके आओ। वो इसे नाइट ड्रेस थमाता बोला था। वो चेंज करके आई तो तब तक वो भी गीले कपड़े चेंज किए बेड पर लेट चुका था। इसे वॉशरूम से बाहर निकलते देखकर हाशिर ने बेड पर लेटे लेटे ही इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। वो सुस्त कदमों से चलती बेड तक पहुंची थी। वो इसका हाथ थाम कर इसे अपने साथ बेड पर लटा चुका था। मरवा जानती थी कि इसने आज खुद इसे मौका दिया है और वो अब इस मौके को हरगिज जाने नहीं देगा। इसको अपने पास लटाते हुए अब वो इस पर कंफर्ट डाल चुका था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर रहा था। मरवा आंखें जोर से बंद कर चुकी थी। सो जा, वो इसको अपने मजीद करीब करता इसके माथे को अपने लबों से चूम कर बोला था। मरवा ने इसकी बात सुनकर झट से आंखें खोली थी। जी, वो हैरत से बोली थी, अगर नहीं सोना तो बता दो। वो बंद आंखों से बोला था, नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है बहुत। वो कहती इसकी कमर पर बाजू हाल किए सर इसके सीने से लगाए आंखें मूंद गई थी। इस वक्त वो दोनों मिलकर पैकिंग कर रहे थे। शाम 5 बजे इन लोगों को अपने हनीमून ट्रिप के लिए निकलना था। सादे बेगम और सुजैन को सऊदीया गए 3 दिन हो चुके थे। सुजैन के एग्जाम्स के बाद वो दोनों सादी बेगम के भाई के पास कुछ अरसे के लिए रहने चली गई थी। आयजा और सीरत भाभी भी कल अपनी अम्मी के घर रहने के लिए जा रही थी क्योंकि आयजा को स्कूल से छुट्टियां हो चुकी थी। वो दोनों भी आज शाम स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल रहे थे। इस वक्त वो दोनों ही बेड पर एक बैग रखे खड़े थे। वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहे थे इसलिए एक ही बैग में थोड़े से कपड़े रख रहे थे। ये शर्ट भी रखें, बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर। वो अलमारी में से एक शर्ट निकालती जैसे बोल रही थी। पैकिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। वो बेड पर रखे एक्स्ट्रा कपड़े उठा रही थी। इसके हाथ से एक फ़्रॉक लेता वो बैग में रख चुका था और इसकी हरकत पर सवाल नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। मेरी फेवरेट फ़्रॉक है ये, जब भी तुम पहनती हो बिल्कुल कोई शहजादी लगती हो। इसकी बातें सुनकर मुस्कुराती वो सर हिला कर अलमारी की तरफ बढ़ी थी और हाथ में पकड़े हैंगर्स अलमारी में लटकाने लगी थी। 1 घंटे पहले वो लोग स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके थे। वो वहाँ पहले से बुक करवाए गए होटल में गए थे। होटल का रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन बहुत खूबसूरत से सजाया गया था। छोटे लेकिन डबल बेड पर सफ़ेद चादर बिछाई गई थी और सफ़ेद ही पिलो रखे गए थे। रूम के साथ एक टेरेस भी था जो इस रूम की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। टेरेस पर खड़े होकर देखने से सामने एक खूबसूरत वाटरफॉल नज़र आता था और ताहा निगाह सब्ज़ा और पहाड़ भी नज़र आ रहे थे। इस वक्त दोनों रूम में बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद इनका इरादा वो
था कि वो पार्क में जाएंगे और रात का खाना बाहर खा कर आएंगे। आज इनका पहला दिन था और सफ़र की थकावट की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन वो वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहते थे। इन पहाड़ों को देखकर दिल करता है कि काश मैं एक परिंदा होती और फ़ज़ा में उड़ती, वो खोई हुई अंदाज में हाशिर से कह रही थी, जबकि वो इसकी बात पर कुछ सोचता मुस्कुराया था। आज इनको यहाँ से आए 5 दिन गुजर चुके थे और इन लोगों ने इस वक्त को बहुत इंजॉय किया था। कभी वो इस मुल्क के सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाते और कभी सीढ़ियाँ चढ़ते बादलों के दरमियान सीढ़ियाँ चढ़ते ऊंचाई से जाकर दुनिया को देखते। वो इतने दिनों में यहाँ मौजूद बहुत से रेस्टोरेंट का खाना ट्राई कर चुके थे। इसके अलावा वो लोग लैंडस्केप में इंजॉय कर चुके थे। मरवा की ख्वाहिश को देखते हुए वो पैराग्लाइडिंग भी कर चुके थे। आज इसका इरादा फिर से कुछ एडवेंचर्स करने का था। वो मरवा को लिए एक पहाड़ी के जाने बड़ा था। वहाँ वो आज इससे लिए बादलों के पास पहाड़ों के दरमियान उड़ाना चाहता था कि बहुत बड़ा अकाब जिसके पर खुले थे, जिससे वो उड़ने के लिए तैयार था। इसके नीचे 4 लोगों के लेटने के लिए स्टैंड बनाए गए थे, जिनमें से इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से सेट करने के बाद फ़ज़ा में उड़ाया गया था। इन लोगों को अकाब के नीचे फ़ज़ा में उड़ना खौफ में मुब्तला कर दिया था, लेकिन इसके साथ साथ इनको एक्साइटमेंट भी एडवेंचर में खुशी दे रहा था। वो तेज़ी से हवाओं के झोंकों में पहाड़ों के दरमियान बादलों के करीब इस अकाब के साथ उड़ रहे थे। कुछ ही पल में वो लोग ज़मीन पर वापस आए तो वो हाशे के सीने से लगी थी। इसकी टांगें हल्की हल्की कांप रही थी। मज़ा आया, वो इसकी कमर को सराहते हुए पूछ रहा था। बहुत ज़्यादा। और आप साथ थे तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो इसके सीने पर सर टिकाए खड़ी सी को बता रही थी। हाशिश की कमर से थाम कर खुद से लगाए खड़ा था। वो इस लड़की की हर ख्वाहिश पूरी कर देना चाहता था जो इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इसने झुककर इसके लबों को हल्का सा छुआ था। इसकी हरकत पर वो घबरा के इधर देखने लगी। कितने बेशर्म हैं आप, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, वो कहती इसके सीने पर मुक्का मार कर पीछे हटी थी। यहाँ कोई हमें नहीं देख रहा, वो मुस्कुरा कर कहते एक बार फिर इसे खुद से लगा गया था। आज आइलैंड देखने के बाद इन लोगों को इस्लामाबाद वापस जाना था। ये दिन इन लोगों के लिए यादगार थे। मरवा ने ये दिन बहुत इंजॉय किए थे। वो उसके सीने पर सर रखे बेड पर लेटी थी। हाशे की छेड़खानी से 1 घंटा पहले ही वो जाग चुकी थी। हाशे, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल फेरी टेल जैसा लगता है। दिल चाहता है कि हम दोनों हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाएं। इसकी बात सुनकर वो अपने हाथ में थामा मरवा का हाथ अपने लबों से लगा गया था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये सब अच्छा लगा। वो दूसरे हाथ की उंगली इसके बालों में चलाते हुए बोला था। थैंक यू सो मच हाशिर के आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपने मेरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। वो थोड़ी इसके सीने से टकाए इसका चेहरा देखते हुए बोल रही थी। मेरी ज़िंदगी में आकर तुमने मेरे बेरंग ज़िंदगी में खूबसूरत रंग भर दिए। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना मुझे समझा गया कि क्यों आज तक कोई भी लड़की मेरे दिल के करीब नहीं आ सकी, क्योंकि तुम्हारा मुझे अल्लाह से मांगना कबूल हो चुका था। तुम्हारी दुआओं का खसार हमेशा से मेरे इर्द गिर्द मौजूद था। तुम्हारी शिद्दत से मांगी गई दुआओं ने कभी मुझे किसी और का होने नहीं दिया। वो कहता है इसके माथे पर लब रखता से खुद में शिद्दत से बीज किया। आई लव यू मेरी जान एंड थैंक्स मेरी ज़िंदगी में आने का, मुझसे मोहब्बत करने का। वो इसे खुद से लगाए बोल रहा था। आई लव यू 2 3 4 आपका शुक्रिया मेरी मोहब्बत को कबूल करने का। वो शौक़ से कहती सीधी इसके दिल में उतर रही थी। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। वो लोग वो लोग कल ही इस्लामाबाद पहुंचे थे और कल पूरा दिन इनका आराम गुजरा था। आज डिनर के बाद वो बेड पर नींदराज कोई मूवी देखने में मसरूफ था। मरवा भी इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई इसके पास बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। वो पूरी तवज्जो से मूवी देख रहा था कि वो एक झटके से सीधी होकर बैठ की इसकी इस हरकत पर वो इसकी जानी मतवज्जह हुआ था। मुझे गोलगप्पे खाने हैं, वो कहती हुई दुपट्टा शाने पर टकाती बेड से उतरकर इसकी तरफ आई थी। उठे मुझे गोलगप्पे खिलाने लेकर जाएं, वो कहती इसका बाजू थाम कर और इस उठाने की कोशिश कर रही थी। इस टाइम वो घड़ी देखता हैरत से पूछ रहा था, जहाँ घड़ी 11 बजा रही थी। जी इस टाइम, अब उठे ना प्लीज़, वो कहती। अब एलईडी बंद करती बाहर निकली थी। वो भी इसके पीछे बाहर आया था। कुछ देर वो सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा, फिर एक जगह से इसे छोटा सा ठेला नजर आया था। इस वक्त तो यही है। वो कुछ फासले पर गाड़ी रोके मरवा की तरफ देख कर बोला था, ना कोई बात नहीं, यहीं से खिला दे, वो ज़िद्दी लहजे में बोल रही थी। हाशिर ने गाड़ी में बैठे बैठे हाथ के इशारे से छोटे बच्चे को बुलाया और एक प्लेट गोलगप्पे लाने का कहा। नहीं दो, वो इसकी बात काटते हुए बोली, मुझे नहीं खाना। वो इसको बता रहा था, लेकिन मैं 2 प्लेटें खाऊंगी। वो हाथ की 2 उंगलियां खोलकर इसके चेहरे के सामने करती बोली। मरवा की इस अंदाज पर वो बेसख्ता मुस्कुराया था। 2 प्लेटें, उस छोटे लड़के की तरफ देखता पूछ रहा था। कुछ ही देर में वो लड़का एक प्लेट लाकर इसको थमा चुका था और वो एक के बाद दूसरा गोलगप्पा मुंह में डालती बहुत मज़े के साथ खट्टा पानी पी रही थी। वो इसको देखते मुस्कुरा रहा था। वैसे तुम्हें कब से गोलगप्पे पसंद आने लगे? आई मीन कॉलेज लाइफ में तो तुम बिल्कुल भी नहीं खाती थी। वो इसकी तरफ देखता पूछ रहा था।
हाँ, पसंद तो नहीं थे, आज न जाने क्यों इतना दिल चाह रहा है कि खाने को आप भी खाएँ ना। वो कहती इसकी तरफ प्लेट बढ़ा गई थी, वैसे बहुत जल्दी ख़्याल नहीं आ गया। वो इसे दूसरी प्लेट के साथ इंसाफ़ करते देखकर पूछ रहा था, जब मरवा ने हाथ बढ़ाकर एक गोलगप्पा इसके मुँह में डाला था। ये तो बहुत स्पाइसी है, मरवा तुम कैसे खा रही हो? वो गोलगप्पा खा कर सी-सी करता इससे पूछ रहा था, पता नहीं लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। वो मसरूफ़ अंदाज़ में बोली थी। अभी वो गोलगप्पे खाने के बाद छोटे बच्चे को पैसे पकड़ा रहा था कि एक लड़का हाथ में गजरों से भरी स्टिक पकड़े इनके पास आया था। सर गजरे ले लें मैडम के लिए। वो कहता इसका जवाब सुने बगैर दो गजरे स्टिक से उतार कर हाशे की तरफ बढ़ा चुका था। हाशे ने वो गजरे थाम कर गोद में रखते इस लड़के की तरफ पैसे किए, फिर गाड़ी के शीशे बंद करता मरवा की तरफ मतवज्जो होते इसका हाथ थाम कर गजरे पहनाने लगा। फिर इसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर अपने चेहरे तक लाता। पहले इन फूलों की खुशबू सूंघता अपनी सांसें महका गया था, फिर इसके दोनों हाथों पर बारी बारी शिद्दत से अपने लब रख गया था। थैंक्स। वो मोहब्बत से इसको देखती बोल रही थी। वेलकम, वो कहता सीने पर हाथ रखते सर को हल्का सा झुका गया था। इसके इस अंदाज पर मरवा खिलखिलाकर हंसी थी। ऐसा ही था इसका प्यार। वो अपने हर अंदाज से इसको जताता था कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी ज़बान से इजहार मोहब्बत कम ही किया करता था। आज वो ऑफिस थोड़ा लेट जाने का इरादा रखता था। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और वो लोग कुछ वक्त पहले ही नींद से जागे थे और इस वक्त नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ थे। कहाँ जा रही हो? इसको नाश्ते के टेबल से उड़ता देखकर पूछ रहा था। चार लेने, वो कहती कुर्सी पर धकेल रही थी। अचार नाश्ते में वो कंफ्यूज नज़रों से उसे देखता पूछ रहा था। तभी वो चकरा कर ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि वो इसे कमर से थाम गया था। क्या हुआ है मरवा? वो इसे दोबारा से कुर्सी पर बैठाता परेशानी से पूछ रहा था। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, शायद आज नाश्ता लेट किया है इसलिए चक्कर आ गए हैं। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में बोली थी। परेशान कैसे नहीं हूँ? तो मुझे बताओ, पहले भी कुछ हुआ था ऐसा? और बिल्कुल सच बताना। वो इसे वार्न करने वाले अंदाज में बोला था। वो जानता था कि इसकी आदत है सेहत के बारे में लापरवाही बरतना। जी कल भी ऐसे ही चक्कर आया था। वो इसे नज़र चुराती बोल रही थी। मुझे लगा कि थकावट की वजह से वो डरती हुई बोल रही थी। उठो, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। वो सख्ती से कहता इससे भी शानों से थाम कर खड़ा कर चुका था, मगर वो अभी कुछ कहती कि इसे कि खुद को घूरने जाने पर खामोशी से इसके साथ चलने लगी। इस वक्त वो दोनों ही कुछ ज़रूरी टेस्ट और डॉक्टर के चेकअप के बाद डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ी रिपोर्ट देख रही थी। वो दोनों हैरत से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। मुबारक हो आपको, यू आर प्रेग्नेंट, यू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, डॉक्टर मुस्कुराते हुए इनको बता रही थी, जबकि वो दोनों हैरत और खुशी की अजीब सी कैफे में मुबतला थे। आपको इनका बहुत ख्याल रखना है, डॉक्टर हाशिया को कहती हुई मरवा की तरफ देख रही थी। डॉक्टर इन लोगों को और भी हदायत दे रही थी, जिसको सुनकर वो दोनों उठ खड़े हुए थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाशिया डॉक्टर का बेहद मशकूर हुआ था। डॉक्टर ने सर हिलाकर मुस्कुराकर दोनों को देखा। वहाँ से वो दोनों गाड़ी तक आए थे। थैंक यू सो मच मरवा, वो कहता इसका हाथ थाम कर बोला था। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में गया था और वहाँ इसने मरवा से एक खूबसूरत सा केक कट करवाया था। वो दोनों बेहद खुश थे। खुशी इनकी आंखों से वाज़ा हो रही थी। हाशिया की आंखें हल्की सी नम हुई थी, जबकि खुशी और शुक्र से मरवा की आंखों ने भी आंसू बहा डाले थे। केक का टुकड़ा उठाकर वो इसके मुंह में डालता इसके आंसू पूंछ रहा था। मरवा ने भी केक का पीस उठा के इसकी जानिब बढ़ाया था, जिसे खाने के बाद अब वो मरवा की फिंगर्स पर लगे केक को खा रहा था। इसकी इस हरकत पर मरवा का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो इसका हाथ थाम कर रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है कि बेकरी में दाखिल हुआ था और वहाँ से मिठाई पैक करवाते वो लोग घर की तरफ रवाना हुए थे। इस वक्त खाने की टेबल पर सब लोग ही मौजूद थे। राबे बेगम, रुहेल साहब भी खुशी की खैर खबर सुनकर इनके पास फ़ौरन पहुँच चुके थे। सब मरवा का ख्याल रख रहे थे और इसे हिदायत भी कर रहे थे और वो इन सब की बातें सुनती शर्मा भी रही थी। आयज़ा, आपको भाई चाहिए या फिर बहन? सीरत मुस्कुराते हुए आयज़ा से पूछ रही थी। मामा मेरे पास बहन तो है सुजैन, अब मुझे भाई चाहिए, वो खुशी से बता रही थी। ठीक है, फिर आप दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको एक प्यारा सा भाई दे। राबे बेगम आयज़ा के गाल छूते हुए बोली थी। दादो भाई कब आएगा? इसके पूछने पर सब हंसने लगे थे, लेकिन आयज़ा मुझे तो आपकी जैसी गुड़िया चाहिए। वो खाना खाते आयज़ा का चेहरा देखकर बोला। मरवा को क्या पसंद है? सीरत भाभी ने मरवा का हाथ थाम कर पूछा तो वो शर्मा गई। सब इसके जवाब के मुंतज़िर थे। मुझे एक छोटा हाशिर चाहिए, वो शर्माती हुई आस्ता आवाज़ में बोली थी। इसकी ख्वाहिश पर सबके चेहरे खुशी से खिल गए थे, जबकि हाशिर हाथ बढ़ाकर इसकी गोद में रखा हाथ थाम चुका था। अरे भाई बेटा हो या बेटी अच्छी सेहत वाले हों। और रहील साहब मुस्कुरा कर बोले थे। आमीन सबके लबों से एक साथ निकला था। इस वक्त वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी बेहद परेशान थी। इस सारे अरसे में सब ने इसका बेहद ख्याल रखा था। राबे बेगम, रहील साहब दोनों ही इस्लामाबाद इन लोगों के पास रह रहे थे और 5 माह पहले ही सादे बेगम और सुजैन भी पाकिस्तान आ चुके थे। इस वक्त डॉक्टर साहब को रूम से बाहर भेज चुकी थी, लेकिन वो हाशिर का हाथ मजबूती से पकड़ चुकी थी। वो इसको किसी सूरत
खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी। वो मुसलसल आंसू बहाती हाशिर को देख रही थी। हाशिर इसे तसल्ली देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। तुम रो क्यों रही हो, परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर मरवा को मोहब्बत से कहती। हाशिर का हाथ इसके हाथ से छुड़वा चुकी थी। वो हाशिर को बाहर भेजती, अब भी इससे हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ कर चुकी थी। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल के रूम में सब लोग मौजूद थे। हाशिर मरवा के पास बेड पर बैठा इससे सूप पिला रहा था, साथ साथ इसके लबों पर लगा सूप टिशू की मदद साफ कर रहा था। सादिया बेगम इस छोटी सी गुल को कंबल में लपेट कर आबे बेगम के पास रूम में रखे सोफे पर बैठी थी। सबके चेहरे पर खुशियाँ साफ जाहिर थी। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी को एक बार फिर से हसीन बनाने के लिए, वो कहता मरवा की आंखों में देख रहा था। जबकि इसी पर रेल साहब सुजैन और आयजा को लेकर रूम में दाखिल हुए थे। वो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बेबी बेबी कहती भागकर सादिया बेगम के पास आकर खड़ी हुई थी। दादो मेरा भाई है ना। आयजा खुशी खुशी से राबे बेगम से पूछ रही थी। जी गुड़िया आपका भाई है। जबकि सुजैन तो सादिया बेगम की गोद से अपने भाई को लेने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे इसको उठाना है, सुजैन ज़िद्दी लहजे में बोली थी। मुझे भी, आयजा ने भी मुंह बसूर कर कहा था। जबकि वो लोग हंसते इन लोगों को सोफे पर बैठाकर थोड़ी देर के लिए बारी बारी इनका भाई इनकी गोद में पकड़ा चुके थे। इन दोनों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। रात को आप लोगों में से पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही फ़र्द रुक सकता है, रूम में दाखिल होती हुई नर्स ने कहा था। क्योंकि घड़ी रात के 9 बजे आ रही थी। बाबा आप सब को अपने साथ घर ले जाएं, मरवा के साथ मैं रुक जाऊंगा, हाशिर कहता हुआ बेड से खड़ा हुआ था। जबकि वो लोग सहलाते हुए हाशिर को इसका शहजादा पकड़ाकर बाहर निकले थे। हाशिर ने झुककर इसका माथा चूमा था। इसको नाम क्या रखोगे, वो मरवा की तरफ आता पूछ रहा था। रुहेल वो झट से बोली थी। जबकि मुस्कुराकर सर हिलाता रुहेल को मरवा की गोद में दे चुका था। वो इसके छोटे छोटे हाथ पाँव को देखकर बेइंतहा खुश होती इन्हें लबों से लगा रहा था। वो इसके छोटे छोटे हाथों को देखकर बेइंतहा खुश होते इन्हें लबों से लगा रहा था। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, वो कहता पॉकेट से अंगूठी निकाल कर इसके बाएं हाथ की दरमियानी उंगली में पहना चुका था। मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने का शुक्रिया, वो कहता इसके लबों को हल्का सा छूता इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकाकर बोला था। मरवा इसकी मोहब्बत के लिए दिल ही दिल में अल्लाह की बहुत खुशगुजार थी, जिसने इसकी अनकही मोहब्बत को मौजज़ाना तरीके से मुकम्मल किया था। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था नावल, एक बहुत ही हैप्पीली लाइफ थी। कोई इसमें कोई सिवाय जोहा के कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, कोई शादी में रुकावट नहीं थी। राइटर ने बहुत ही एक हैप्पीली लाइफ वो नावल लिखा था, एक लाइफ लिखी थी। तो इसमें थोड़े से वर्ड्स में प्रॉब्लम था, जहाँ पे थी था और नामों में भी था कि कहीं जगह पे नाम जो है वो चेंज हुए हुए थे। मैंने पूरी कोशिश की ठीक से पढ़ने की, लेकिन आपको फिर भी अगर मेरा रीडिंग स्टाइल पसंद ना आए तो आप इसको म्यूट करके आवाज़ को बंद करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। एक नए नावल के साथ एक बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।